तो मार्केट के अंदर फिर भी थोड़ा वॉलेटाइल सेशन था। आज भी गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से बाजार हल्का सा कमज़ोर खुल सकता है, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट्स ने कल के लो को एक पैनिक लो की तरह टेस्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि बाजार आज कैसे मूड बनाता है। ध्यान रखा जाए, आज यूएस का बाजार बंद होगा शाम को, तो आपके पास कल के ट्रिगर्स नहीं होंगे। तो आपके पास एक मौका भी है कि जब यूएस या ग्लोबल मार्केट्स नहीं है, आप ड्रैग कर जाओ मार्केट के अंदर और लगातार कवरिंग कर दो। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अब अर्निंग्स के सीज़न की तरफ भी हम एंटर कर रहे हैं। टीसीएस के नंबर्स कैसे रहेंगे, इसका एक अनुमान भी आपके सामने रखेंगे आज। आशीषा अगले 2.5 घंटे हमारे साथ बनी रहेंगी, साथ ही मानसी को भी अपने साथ जोड़ लेंगे और मेहमानों का भी पूरा कुनबा आपके सामने होगा, ताकि धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स हम आपके सामने रखें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होती है पहले 4 विंडोज़ के साथ, अहम ट्रिगर्स के साथ। उसी ट्रिगर्स को सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके उन्हीं सभी में से एक एक दो पॉइंट्स हम उठाते जाएंगे। पहला यूएस मार्केट्स, वहाँ पर डाउ तो 107 पॉइंट बढ़ा है। गिफ्ट निफ्टी अभी 27,270 के आसपास, 770 के आसपास है। तो फिलहाल ज़्यादा चिंता की बात नहीं है और मेरे को भी नहीं लग रहा कि ऐसा सच कोई मेजर प्रॉब्लम है। डाटा भी अभी मैं आपके सामने रखूँगा, उसमें से भी ऐसे कोई मेजर नेगेटिव या पॉजिटिव संकेत नहीं है। ब्रेंट $76 के नीचे है। एफआईज की कैश मार्केट में चौथे दिन बिकवाली है और ध्यान रखें ऑप्शंस में भी करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल का नंबर आया है। टाटा मोटर्स जेएलआर का अच्छा रिस्पांस है। नोबेलिस कमज़ोर, Q3 अपडेट है। तो ये कुछ अपडेट्स होंगे बिजनेस के, शरद आपको सारा गाइड कर देंगे। अच्छा बुरा एक वॉल से सारे अपडेट्स लेके आते हैं, वो थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे। और साथ ही टीसीएस, टाटा एलेक्सी और इरडा के Q3 नंबर्स आज होंगे। इसमें से 2 तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, टीसीएस एंड टाटा एलेक्सी, और एक सरकारी कंपनी इरडा है। तो अगर आप वेटेज के हिसाब से देख रहे हैं तो टीसीएस के नंबर्स मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, इरडा और टाटा एलेक्सी के नंबर्स का थोड़ा कम इम्पैक्ट होगा। तो ये कुछ एक अहम ट्रिगर्स थे जो हमने विंडोज़ में डाल के आपके सामने रख दिए हैं। अब जरा ग्लोबल मार्केट्स को भी समझने का मौका लेते हैं। आशीषा ग्लोबल मार्केट्स को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करती है। मैं सुबह 7:30 बजे वाला शो जब मैं सुन रहा था तो हर पॉइंट पे अपनी बात रखती है, कमोडिटीज़ पे भी, गोल्ड सिल्वर और यूएस मार्केट्स पे भी और ग्लोबल मार्केट्स में और सारे इंडिकेटर्स पे भी। आशीषा अगर मैं आपसे पूछूं कि 3, 4, 5 बड़ी चीज़ क्या है जो इंडियन मार्केट से भी कनेक्ट करेंगी ग्लोबल मार्केट के साथ साथ, वो कौन सी है एक्चुअली में? ग्लोबल मार्केट से संकेत आज सुबह तो मिले जुले ही निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें या अमेरिकी या और यूरोपियन बाजारों की बात करें, सभी में मिला जुला कारोबार दिखा है और गिफ्ट निफ्टी से भी थोड़े से कमजोर ओपनिंग के संकेत निफ्टी आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 55 अंकों की 70 अंकों की गिरावट के साथ 23,710 के आसपास तो कमजोर ओपनिंग। अमेरिकी बाजार आपके स्क्रीन पर काफी मिला जुला कारोबार दिखा। डाउ जोन्स 0.25% की तेजी दिखी। S&P 500 भी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक में कमजोरी दिखी और इसके पीछे की वजह यह थी कि टेक्नोलॉजी शेयरों में कल भारी भरकम दबाव दिखा। याद रखिए फेडरल रिजर्व के दिसंबर के मीटिंग की मिनट्स आई जो काफी कमजोर थी और जो 2 रेट कट की उम्मीदें लगाई जा रही है 2025 में, वो भी शायद नहीं होंगे, ऐसा स्ट्रीट का मानना है, जिसके चलते कई सारे सेक्टर्स पर कल दबाव दिखा। लेकिन इसके अलावा याद रखिए नतीजों का सिलसिला भारतीय बाजारों में शुरू हो चुका है और अगले हफ्ते अमेरिकी बाजारों के कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजे आएंगे, बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। और आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में भी सुस्त कामकाज ही दिखा है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां से भी कमजोर संकेत है। कैक और डैक में थोड़ी सी कमजोरी दिखी। इनफैक्ट कैक करीब आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन फुत्सी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर भी दिखी। तो ऑल इन ऑल यूरोपियन और अमेरिकी बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही दिखे हैं। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो याद रखें पिछले कुछ दिनों से कंसर्न्स थे कच्चे तेल को लेकर कि सप्लाई बढ़ेगा लेकिन डिमांड कम होगी, लेकिन फिर एक बार कच्चे तेल में उबाल दिखा है। कल $77 पर बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ, थोड़ी सी सुस्ती, लेकिन फिर भी अभी करीब $76 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। वही सोने और चांदी की बात करें तो 2 दिनों की तेजी के बाद थोड़ी सी सुस्ती सोने पर दिखी है। गोल्ड कॉमेक्स $2,670-75 पर आउंस के आसपास, और चांदी की बात करें तो चांदी भी $30 पर आउंस के पार
ट्रेड करता हुआ। तो हाँ, ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक ठाक ही है, लेकिन नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। अमेरिकन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर के नतीजों पर, और मैक्रो इकोनॉमी से क्या संकेत निकल कर आते हैं, स्पेशली इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, FIIs ने चौथे दिन लगातार कल के सत्र में बिकवाली की और करीब 12,000 करोड़ की बिकवाली 4 दिनों में दिखी है। कल 3,360 करोड़ की बिकवाली दिखी। वही DIIs ने करीब 2,700 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स पर भी एक बार नजर डाल लेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1,400 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 24,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,400 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 6,100 करोड़ की बिकवाली दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल FIIs की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अमेरिकन इकोनॉमी रेजिलिएंट है। याद रखें, कल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया था जो 11 महीने के निचले स्तर पर था। तो अमेरिकन लेबर मार्केट भी काफी रेजिलिएंट है, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स आकर्षक नजर आ रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजारों के कैश मार्केट से बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन डिम्पी, FII और DII के पोजीशनिंग की बात करें तो उसमें किस तरह के बदलाव दिखे हैं और इसका इम्पैक्ट आज हमारे मार्केट्स पर कैसा होगा? देखिए आशीष, ग्लोबल मार्केट्स तो आपने बहुत अच्छे से बताया। सारे पॉइंट्स आपने हमारे क्लियर भी कर दिए और हमको ये आइडिया भी लग गया कि एक्चुअली हाँ, कल एक्चुअली में मार्केट में क्या हुआ और आने वाले ट्रिगर्स क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं उसी ग्लोबल मार्केट्स को डोमेस्टिक के साथ कन्वर्ट कर देता हूँ या कनेक्ट भी कर देता हूँ, आप ऐसे सोचिए। और कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, पहले लॉन्ग होल्डिंग्स की पोजीशंस चेक करते हैं। तो FIs की लॉन्ग होल्डिंग्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 19% पे रुकी हुई है। DIs की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 49% पे है। रिटेल की होल्डिंग में घटने की बजाय थोड़ी सी होल्डिंग्स बढ़ी है उनकी, अब वो 68-69% पे आ गए हैं। आई रिपीट, FIs की होल्डिंग जो है कोई बिना किसी बदलाव के 19% पे है, DIs की होल्डिंग बिना किसी बदलाव के 49% पे है और रिटेल की होल्डिंग्स में थोड़ा सा बदलाव है, 1 पॉइंट बढ़ा है। पहले 67 हुआ करता था, अब 68.8 है। आप इसको राउंड फिगर 9 मान लें या 60-80 समझ लें, जैसे आपको ठीक लगता हो। तो 60-80 पकड़ लो आप, ठीक। तो कहने का मेरे इस पॉइंट पे एक और चीज़, अच्छा दूसरा, 1 मिनट के लिए आप जरा ये फ्यूचर वाला जो डाटा होता है ना वो भी दिखाना कि स्टॉक्स फ्यूचर्स में कितना हुआ, इंडेक्स ऑप्शंस में कितना हुआ। आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस में ना एक माइनस की फिगर दिखेगी आपको। टिपिकली एक बैक टेस्टेड फॉर्मूले के तहत हम आपके सामने पॉइंट्स रखते हैं। ये देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस में 23,000 करोड़ रुपए का माइनस है और एक बैक टेस्टेड फॉर्मूले की तरह रखते हैं कि जब जब कैश और ऑप्शंस में एक साथ सेलिंग आएगी ना तो मार्केट का रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ये बात अच्छे से पकड़ लेनी चाहिए। ये बैक टेस्टेड फॉर्मूला है, आप ऐसे समझ लो आप, है ना। तो अभी आपके पास ना तो ऑप्शंस का सपोर्ट है ना ही कैश का सपोर्ट है, 2 सपोर्ट मिसिंग हो गए। दूसरा, होल्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है, ये मिसिंग हो गया। तीसरा, ओपन इंटरेस्ट मैं अभी जोड़ देता हूँ इसके साथ ही। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हैवी है, 5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं अभी भी ओपन होके और इस सीरीज़ के अंदर। अब आप देखो, इस सीरीज़ के जस्ट पहले आपने बढ़िया नोट पे शुरुआत की थी, लेकिन जैसे सीरीज़ के अंदर हमने एंटर हुए 2-3 जैन आई, उसके बाद से हम लगातार फंसने लग गए। एक हफ्ते का डाटा दिखाना जरा, निफ्टी का चार्ट एक हफ्ते का दिखाओ खाली, आपको उसी से आइडिया लग जाएगा जो मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। कहने का मेरे मतलब है कि एक फोर्स की कमी है, वो FIs हैं, वो एब्सेंट है। ये आपको अच्छे से पक्के से मान लेना चाहिए। जब तक वो नहीं आएंगे मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मैं अभी एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। ये इकट्ठा करना का मतलब क्या होता है कि जब भी तेज़ गिरावट आए, 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है, 2 लॉट ले लो, छोड़ दो उसको। एग्जाम्पल के लिए कल का एग्जाम्पल बताता हूँ। कल जब 600-700 पॉइंट टूटा बैंक निफ्टी, साफ समझ में आ रहा था कि ज़्यादा टूट रहा है, और जब 200 पॉइंट करीब करीब निफ्टी नीचे आया था तो 23,500 के आसपास आ गया था। अगर मैं आपकी जगह टर्मिनल पे होता तो मैं भी 2 लॉट लेता ज़रूर और एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल देता 50-60 पॉइंट का निफ्टी का। और कल का जो पुल बैक आया वो मेरे को कल में पे गिर गया। देखा जाए तो कल बाजार के अंदर कुछ नहीं हुआ, पहले फॉल हुआ, बाद में राइज हुआ। बनाने वालों ने कल के दिन भी पैसे बनाए और खोने वालों ने कल के दिन भी पैसे खोए। और एक्चुअली में मेरे से अगर पूछा जाए तो कल का दिन ट्रेड करने के लिए सबसे टफ डेज में से एक था, सबसे टफ डेज था। जब वो टूट रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय तो इंडिया विक्स भी डाउन था। जब इंडिया विक्स डाउन था तो फिर बाजार को तोड़ रहे बॉस आप। आपके पास ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी हाई है, पुट कॉल रेशियो ठीक थी आपकी, फिर आपको तोड़ने की वजह क्या बनी पता नहीं।
जब पुल बैक आया तो आपके पास पुल बैक आने की वजह क्या थी? क्या किसी बड़ी कंपनी के नंबर आए? क्या सरकार की पॉलिसीज़ आई? क्या ग्लोबल मार्केट से कुछ हुआ? नहीं, तब भी पता नहीं। तो जब ये इस तरह की स्टेट ऑफ अ कन्फ्यूजन हो कि आप एक्सट्रीम टूट रहे हो, फालतू में एकदम से ऊपर आ रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा स्ट्रेटजिकली प्ले करना पड़ेगा। एक तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, दूसरा मौका देख के चौका मारना है। ये नहीं कि मैंने ले लिया अब तो बाजार ठीक हो जाएगा। आपके लेने से अगर बाजार ठीक हो जाए तो मैं सारे सौदे ही आपको दिलवा दूँ, तब बाजार ठीक ही रहेगा। मेरे खरीदने से या आपके खरीदने से बाजार ठीक नहीं होगा, बाजार अपने आप से ठीक होगा और अपने लेवल से, अपने डाटा से ही ठीक होगा। बस आपको क्या करना है? मौके की तलाश में बैठना है। मौका मिलेगा, इक्का दुक्का लौट ले लो। मैंने कभी भी पिछले 10 दिन में आपसे ये नहीं कहा कि भर भर के खरीद लो, और मैं किसी दूसरे चैनल्स पे भी नहीं जाऊंगा कि वो ये कहते हैं क्या कहते हैं। हमारा अपना अपना नेचर है, हमारा अपना तरीका स्टडी करने का, और हम आपके सामने रखते हैं, और भगवान की कृपा से वो सारी स्टडीज़ अमूमन ठीक बैठती हैं, है ना। तो आज भी हम वही बात आपके साथ बोलेंगे कि रिटेल की होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। रिटेल का माल कम से कम 8 से 10% एफआईज के पास आना चाहिए। आप ये बात समझ लीजिए, जब तक एफआईज की होल्डिंग 25% से ऊपर अब नहीं आती, बाजार के पास कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। आप इसी चीज़ से जूझते रहेंगे। ये लेवल्स में आगे चल के आपको बता देता हूँ, बट रिटेल का कम से कम 8% की लॉन्ग होल्डिंग्स शिफ्ट हो जाए एफआईज के पास, और एफआईज जो भी 19% पे चल रहा है, ये 25% को पार करके बेस बना ले, तब जाके शायद बाजार थोड़ा थोड़ा अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा और अटेम्प्ट भी लेगा ऊपर आने की। टिल डेट तक थोड़ा रुक के काम करना चाहिए, हाथ को पकड़ के बैठे। मैं तो खुद इशारे से आपको बताता हूँ कि अगर आपका हाथ एक काम करने के लिए है ना, उकसा रहा है कि मैं टर्मिनल पे को सौदा मारूं, इस दूसरे हाथ की जिम्मेवारी लगाइए पहले हाथ को पकड़ने की, कि भाई आपका हाथ कहीं इधर उधर कर टर्मिनल पे चौके छक्के ना मारे। पकड़ के बैठो, अच्छे से सिट टाइट होके बैठो कि भाई नहीं, हमें टर्मिनल देखना, हमें स्विंग ट्रेड का मज़ा भी लेना है, लेकिन फिलहाल डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है। बहुत मुश्किल काम है, मैं बताऊँ आपको, कहने को बहुत आसान लग रहा है। कोई आदमी जो बहुत मोटा और उसको बोले जिम ज्वाइन कर लेना, तो उसके लिए वैसा ही है, एक दुखद सपने जैसा होता है। ऐसे ही इस समय टर्मिनल पे सामने खड़े होके अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, फोर्स नहीं है, आप अपने मन को कैसे समझाओगे? बड़ा मुश्किल काम है। ठीक, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। और तो कुछ पॉइंट अभी है नहीं एफआईज का खास बताने के लिए। ऑप्शंस का नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, होल्डिंग्स बता दी, नेचर बता दिया, और एक और चीज़, आज टीसीएस के नंबर आएंगे। टीसीएस के नंबर आने से रास्ता खुल सकता है। एफआईज का ल्यूरिंग आपको या तो आईटी से होगी, या तो बैंक से होगी, या तो बजट से होगी। तो आईटी का आज बड़ा प्लेयर एक नंबर उतारेगा सिस्टम में। तो कल की क्लोजिंग इंटरेस्टिंग हुई है। कल ये इनफैक्ट 1-2 दिन पहले तक ये बाजार को कमज़ोर करा था, लेकिन कल इसने काफ़ी स्ट्रेंथ दी, इसने और रिलायंस ने। और तो कल टीसीएस की क्लोजिंग, आज नंबर्स आना, इट्स अ गुड साइन। अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो टीसीएस का रास्ता खुल सकता है एफआईज को इनवाइट करने का इंडिया में। अगर वो आते हैं तो इट्स अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी पॉइंट हो जाएगा बाजार के लिए। तो कुछ कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स वाले जो पॉइंट्स थे वो मैंने सब आपके सामने रख दिए, और कुछ खास अभी है सच है नहीं बताने के लिए। डाटा बिल्कुल ड्राई है, अभी तो बिल्कुल सुस्त है। एफआईआई और डीआईआई के पोजीशनिंग की चर्चा हमने की, और ग्लोबल मार्केट से संकेत उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो याद रखिए, कल सपाट ही बंद होते हुए नजर आए। शुरू तो हम हरे निशान में हुए थे, फिर भारी भरकम दबाव दिखा, और करीब 12:30-1 बजे के बाद रिकवरी भी दिखी भारतीय बाजारों में, और सपाट बंद होते हुए नजर आए 23,690 के पास। डिम्पी, आज के लिए क्या रणनीति होगी और कौन से लेवल्स पर नजर रखें? देखिए, मैं सीधा चार्ट से शुरू करूंगा आशीषा। पहले हमेशा की तरह जो चार्ट्स आपको थोड़े अच्छे पिक्चोरली पिक्चर दिखा देता है एक्चुअली में। अगर मैं कोई चीज़ आपको नंबर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, तो कई बार रिकॉग्नाइज नहीं होती है, लेकिन जैसे आप उसकी पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं ना, आपको रिकॉग्नाइज होने लगता है। अच्छा हाँ, यही तो बात थी, ये हमने देखा है पहले कहीं पे। तो ऐसे जैसे आप चार्ट देखेंगे ना, आपको एक फिर से फील आता है, अच्छा हाँ, मैंने देखा है पहले कहीं इसको, या इसको मैंने पहले कहीं नोटिस किया हुआ है। तो चार्ट एक बार जरा मेरी स्क्रीन वाला लेके आइएगा, आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हम 200 दिनों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हम उसको तोड़ भी नहीं रहे, हम उसको पा नहीं रहे हैं। 23,900 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कल भी हमने 23,700 के आसपास क्लोज किया। ये देखिए, चार्ट मैंने आपके लिए ड्रॉ भी किए हुए पहले से, ठीक है। ये आप देखेंगे, पहले वाला भी सपोर्ट है, उसके बाद के सपोर्ट है, अभी भी सपोर्ट है। हम इसके बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं जा रहे हैं। कल का ये चार्ट कैंडल दिखाता हूँ। कल आपने गैप डाउन किया, कितना बढ़िया से आपने पुल कर दिया इसको ऊपर। एक हैमर फॉर्मेशन कहते हैं इसको, ये अलग अलग फॉर्मेशन है। डेट इसको आप छोड़ दो 1 मिनट के लिए, ठीक। आप इसको रफ में समझो कि अब अभी भी हम इसी लाइन के आसपास घूम रहे हैं। ये लाइन एक सपोर्ट एरिया है,
ये अगर ऊपर आएगी हरी लाइन को पहले टेस्ट करेगी, फिर ब्रेक करेगी, नया ब्रेकआउट होगा, फिर आप नए हाई की तरफ भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं जा सकते, आप आराम से जा सकते हो, बट उसके लिए आपको फोर्स की और इसको बेस बनाने की ज़रूरत है। बेस बन रहा है बट फोर्स की एब्सेंट है। ठीक, ये हो गया चार्ट। अब चार्ट को हटा दो, अब आओ लेवल्स पे, डाटा पे। ओपन इंटरेस्ट से शुरू करता हूँ। 5,17,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ये हैवी है पोजीशंस, ये ओपन इंटरेस्ट हैवी है। मार्केट को थोड़ा लाइट करना होगा अपने आप को। ठीक है, ये लाइट कैसे होगा मेरे को नहीं मालूम, या मेरे हिसाब से अगर करना तरीका सबसे बेस्ट हो सकता है जिससे बाजार को डैमेज भी नहीं होगा और सब कुछ होगा, वो है शॉर्ट्स की कवरिंग को करना। निफ्टी के अंदर शॉर्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा है, उसको थोड़ा कवर करने की ज़रूरत है। अगर वो शॉर्ट्स कवर होते हैं, कॉन्फिडेंस हाई होगा आपका, उसके बाद आप चलेंगे। ये शॉर्ट्स की कवरिंग करते करते आप 23,900 तक ले आओ। अगर ऐसा हो जाता है तो दो फायदे होंगे। पहला, सिस्टम में से शॉर्ट्स कम हो जाएंगे तो ओवाई शेड हो जाएगा, गिर जाएगा, हैवी पोजीशंस नहीं रहेगी, आसानी से आप चला पाओगे। दूसरा, आप ऑलरेडी 200 दिनों के एवरेज के आसपास आ जाओगे और बिना कुछ खास बड़ी मेहनत किए हुए, है ना, क्योंकि सिस्टम में जिन लोगों ने शॉर्ट्स कर रखा है उनको आप मौका नहीं दे रहे कवर करने का। ऐसा जोर का चौका लगाइए कि उनको मजबूरन उनको शॉर्ट्स कवर करने पड़े। अभी जो मंदड़ियाँ हैं सिस्टम में, उनकी पोजीशंस काफ़ी हैवी है और मैं बोलूँगा उनको भी मज़ा आ रहा है अभी, क्योंकि बार बार मार्केट को ऊपर से नीचे धकेलने में वो आसानी से धकेल पा रहे हैं, है ना। तो ये थोड़े से शॉर्ट्स कम हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 23,900 और 23,800, 800-900 वाली रेंज ये अच्छे से पार हो जाए विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, फील गुड होने लगेगा। दूसरा पॉइंट, अभी प्रीमियम्स ठीक है, 88 पॉइंट के प्रीमियम चल रहे हैं, ये मार्केट्स के अंदर गुड साइन है। और बस और तो कुछ खास है नहीं अभी बताने के लिए, मार्केट के अंदर बस यही लेवल्स हैं। अब आपको क्या करना है, वन लाइनर। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे लिखते हैं सर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ज्ञान आ गया, लेकिन वन लाइनर में बताइए कि करना क्या है। मैं तीनों को बता देता हूँ, तीनों तरह की क्वेरीज को। पहला, जो लोग खरीदना चाहते हैं, कल भी मैंने आपके सामने बात रखी थी कि एक्यूमुलेट कर लेना, अगर एक्यूमुलेशन का मौका मिलता है तो ज़रूर करना, मौका छोड़ना नहीं। और कल जिन्होंने भी एक्यूमुलेशन किया, डिप पे किया और बाद में पुल बैक पे काटा, उनके पैसे बने। आज भी वैसे ही करना है, इस गिफ्ट निफ्टी की गिरावट का इस्तेमाल करना है। मेरा अपना निजी मानना है 72 पॉइंट गैप के साथ नहीं खुलने जा रहे हम थोड़ा कम गैप करेंगे। ठीक, अगर गैप मिलता है और थोड़ा बाजार और वापस नीचे आता है, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना, फिर ऊपर आके इंट्राडे में काट देना। ये होगा जिनको खरीदना है। जिनको नहीं खरीदना वो सबसे अच्छे लोग हैं, वो चुप करके भी बैठे रहें, थोड़ा मौका आने दें, 23,900 को पार हो जाने दें, कन्फर्मेशन आ जाएगा, उसके बाजार चलने की प्रोबेबिलिटी हाई रखेगा। तीसरा लोग हैं जिनको शॉर्ट करना है, उनको मेरी तरफ से मना है, शॉर्ट ना करें, क्योंकि आपके शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी गैप के साथ खत्म हो रही है। कल भी अगर आपने शॉर्ट किया तो आपकी इंटेलिजेंस से आपको पैसे तो मिले, लेकिन बाद में वो सारे पैसे मार्केट लेके भी चला गया, क्योंकि उसने कवरिंग भी कर दी अच्छी। तो इसलिए शॉर्ट्स वालों को मैं थोड़ा सा भी रोकूंगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो अलाउ नहीं करती है। तो मैंने तीनों लोगों का जवाब दे दिया, जिनको शॉर्ट करना है, जिनको लॉन्ग करना है और जिनको कुछ नहीं करना, उन तीनों का मैंने जवाब दे दिया विद द हेल्प ऑफ अ डाटा। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, जो डाटा बोलता है, जो चार्ट्स बोल रहे हैं, वही लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, तो बिल्कुल जहां मौजूदा लॉन्ग्स हैं, मौजूदा शॉर्ट्स हैं, और जो कोई पोजीशन नहीं लेना चाहता है उनके लिए ये कमेंट्री, और इस पर ज़रूर खास तौर से ध्यान रखना होगा। बाजार में कल हमने रिमार्केबल रिकवरी ज़रूर देखी, लेकिन उस रिकवरी के बाद जो रिवर्सल नज़र आया, रिवर्सल क्या फॉलो थ्रू होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि निफ्टी के बाद अगर बैंक निफ्टी के सेंटिमेंट्स भी अगर हम देखें तो कल उतार चढ़ाव के बीच बैंक निफ्टी में भी कामकाज देखने को मिला। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी में मौजूदा लॉन्ग पोजीशन और साथ ही शॉर्ट पोजीशन, साथ ही जो कोई सेंटिमेंट या कोई पोजीशंस नहीं लेना चाहते, उनके लिए आज किस तरह की रणनीति रहेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप देखेंगे तो हमने वही चार्ट के साथ ही शुरू करते हैं, क्योंकि जो चीज़ पिक्चर के फॉर्म में बनी होती है वो ज़्यादा ठीक से अच्छे से दिखती है और रिकॉल वैल्यू भी रहती है। तो चार्ट में आपको पहले दिखा देता हूँ उसको मैं। आप देखेंगे हमने 200 दिनों की एवरेज को ब्रेक किया था विद फुल फ्लैज, बहुत ज़ोर के साथ। आप ये देख रहे हैं एक ही सिंगल कैंडल है और एक कैंडल मंडे की थी। कल ट्यूसडे हल्का पुल बैक, फिर वेडनेसडे आ गया, फिर से कमज़ोर हो गया आप। तो अगर मैं 4 दिन देखूँ, 1 2 3 4, इन 4 दिन में आप बैक टू बैक वीक हुए हो। एक दिन छोटा मोटा पुल बैक आया, एक्साइटमेंट थी, लेकिन उस दिन भी हमने कहा ये पुल बैक स्ट्रांग नहीं है, इसको ज़्यादा तेज़ ऊपर आना चाहिए था, बट वो नहीं आया।
तो ये समझने के लिए आसान है कि मार्केट को पहला अपनी गिरावट को ही एक्सटेंड रोकने के लिए इस पीली कलर की लाइन के ऊपर आना होगा, जो कि करीब करीब बनती है 50,500 से 50,700 की रेंज की। एक बार इसके ऊपर अगर आ जाता है तो कम से कम आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि बाजार ज़्यादा नहीं गिरेगा। वजह आप देखेंगे, मैं थोड़ा ड्रैग करके पीछे लेके जा रहा हूँ इस चार्ट को। इस येलो कलर की लाइन को हमने कभी भी ब्रेक नहीं किया, फाइनली इस बार ब्रेक किया। ये डैमेज तो हुआ है लेकिन ये रिपेयरेबल डैमेज है और ये जल्दी करना होगा, नहीं तो ये रिपेयरेबल डैमेज अगर आप जल्दी रिपेयर नहीं करेंगे तो इतना नीचे तक ले जाएगा आपको कि फिर ये रिपेयर ही नहीं होगा, फिर इसको बहुत मेहनत के साथ रिपेयर करना पड़ेगा। अभी तो छोटा मोटा पैचेस के साथ भी रिपेयर हो सकता है। तो इसलिए आज का दिन बहुत क्रूशियल डे और है। बैंक निफ्टी चाहे तो 50,500 50,700 की रेंज को ले आए। आई रिपीट माई सेल्फ, 50,500 50,700 पे आने पर ही आप अपने आप को ठीक मानोगे। उसके लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? कम से कम 700 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी को चलना पड़ेगा, ये सिर्फ प्रूव करने के लिए कि अब वो शायद नहीं गिरे। जब तक ये प्रूव नहीं होता आप किसी भी राइज पे आप फॉल हो सकते हैं और किसी भी मेजर फॉल पे आपका राइज हो सकता है, जैसे कल हुआ। तो आप अनप्रेडिक्टेबल टेरिटरी में, आपको ही नहीं पता आपके साथ क्या होने जा रहा है। आप एक ऐसी अंधेर नगरी में मैंने आपको पहुंचा दिया, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या होगा। लेकिन अगर आप अपने ही एरिया में हो आप, तो आपको पता है अच्छा यहाँ पे खंबा है, यहाँ पे नाली है, यहाँ पे फलाना है और यहाँ पे ठिकाना है। अभी आप अनमार्क्ड टेरिटरी में हो, आपको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। इसको ठीक होने के लिए समय चाहिए, थोड़ा समय लगेगा भी। और मैं बोलूँगा कि टीसीएस के नंबर अगर अच्छे आ जाते हैं तो थोड़ा बैंकिंग को भी बूस्ट मिलेगा। एफआईएस के बिना बड़े पैसे अंदर आने से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, इसलिए एफआईएस की होल्डिंग का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी 19% है और रिटेल के पास 68% है। थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, उनका 25 से ऊपर और उनका 60 के आसपास होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स लगेंगी नहीं आपको। अब मैं इसी के बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता देता हूँ, फिर लास्ट में वन लाइनर बताऊँगा लेवल के हिसाब से। क्योंकि आप 49,800 के आसपास बंद हुए, ये आपका पहला सपोर्ट है। 49,500 आपका दूसरा सपोर्ट है, जो कल पैनिक के साथ बना था। ठीक है जी। पुल बैक आते समय आप पहले 50,000 पे रुकोगे और फिर उसके बाद 50,300 पे, फिर 50,500 पे रुकोगे। तो ये 3 चरण में आपके रेजिस्टेंस भी हो गए, जो मैंने आपको बता दिया। अब तीनों तरह के लोग, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो क्या करें? जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से मना ही नहीं है, बट एक्युमुलेशन बोलूँगा। आप बाय करने की बजाय अपने माइंड को ऐसे समझा दीजिए कि जब भी तेज़ गिरावट आएगी मैं छोटा मोटा पिक करूंगा, और जब मैं पिक करूंगा तो ये उम्मीद नहीं करूंगा कि मेरे पिक होते बाजार चल जाएगा, ये उम्मीद करूंगा कि मैंने अच्छे रेट पे अच्छी चीज़ ले ली है, अब बाजार इसको ऊपर लेके जाएगा। वो एक दिन में ले जाए, घंटे में ले जाए, वो आपकी किस्मत वाला मामला है। तो आप थोड़ा थोड़ा पिक कर सकते हैं जब भी कोई मेजर फॉल या फॉल आता है मार्केट के अंदर। तो मैंने आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। और दूसरा, आप बेच भी देना। सारी सिचुएशन टर्न अराउंड या ठीक तब होगी जब आप 50,700 के ऊपर आओगे। 50,700 तक लेना बेचना, देना बेचना, बेचना लेना, बेचना लेना, लेना बेचना, ये आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा बहुत मूवमेंट होनी चाहिए तभी करना। ठीक। अब जिनको नहीं करना वो सबसे अच्छे लोग हैं, चुप करके शांति से बैठे रहो, मार्केट को थोड़ा बेस बनाने दो या एक्युमुलेट कर लो आप भी, इक्का दुक्का लॉट के साथ करना है तो। और जिनको शॉर्ट करना उनको तरफ से, मेरी तरफ से थोड़ा सा रुकावट है। हालांकि बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन है, बट मेरे को ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन एक्सटेंड नहीं करेगा, है ना। ये वापस रिकवर हो सकता है। प्रोबेबिलिटी अगर आप मेरे से पूछेंगे वो 60-40 के 60% चांसेस हैं कि वो रिकवर करके आ जाएगा। ये कुछ कुछ लेवल्स थे, मैंने आपके सामने बता दिए। पुट कॉल रेशियो नोटिस करवा दिया आपको, 5 शेयर एफ&ओ बैन में है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा। किरण जानी, अवनी भट्ट, 2 मेहमान मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अवनी, पहले आपसे करते हैं शुरुआत। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और नए साल में तो पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हेल्दी और वेल्दी रहें, ये हमारी शुभकामनाएं, हमारी मनोकामनाएं हैं। अब मेरे को अवनी आप ये बताइए कि आप निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करेंगी। मैंने आपके हाथ में आज पैसे दे दिए 2-2.5-3 लाख रुपए। अब आप बताओ इंडेक्स पे आज कैसे ट्रेड करोगे आप। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, और आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। तो निफ्टी में जैसे आपने बताया कि आज का जो रेंज है, इंट्राडे का जो रेंज है वो नीचे 23,500 से ऊपर 23,800 तक का है।
और ऊपर के तरफ एक 840 का ट्रिगर पॉइंट रख सकते हैं। अगर 23,840 क्रॉस होता है तो ही हमें शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी 24,000 तक की। बट तब तक मेरे हिसाब से तो ये आज के दिन में सीमित दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए। पिछले गुरुवार का जो मूव था वो रिपीट नहीं हो पाएगा। और नीचे के तरफ आज अगर मार्केट नीचे खुलती है और 500 और 550, 23,500 23,550 के बीच में अगर निफ्टी हमें मिलती है, स्पॉट निफ्टी, तो वहां पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। डाउनसाइड ब्रेकडाउन का जो ट्रिगर लेवल है वो है 23,470। तो 23,470 के स्टॉप लॉस के साथ में 500 के करीबन हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। हो सकता है इंट्राडे में ही हमें शायद अगर वहां उस लेवल पे मिल जाता है तो इंट्राडे में ही कल की तरह आज भी एक अच्छी उछाल हमें देखने मिल सकती है। तो ये निफ्टी का ट्रेड रहेगा। बैंक निफ्टी में जो नीचे 49,400 का लेवल है, बहुत मतलब बहुत ही अहम लेवल है। पिछले एक साल में करीबन 6 से 7 बार उसी लेवल से हमने रिकवरी देखी है। तो 49,400 अगर टूटता है लेवल, या इंट्राडे में अगर 49,200 के नीचे जाता है, या क्लोज 49,400 के नीचे आता है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल एकदम से बदल जाएगा और नीचे हमें शायद 2,500 से 3,000 तक की मंदी हमें दिख सकती है। इसलिए ये लेवल ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वहां से मेरा मानना है कि यहाँ से रिकवरी होगी, वो लेवल ब्रेक नहीं होगा, बट हमें तैयारी रखनी है। और ऊपर के तरफ 50,500 का जो है वो रेजिस्टेंस बना रहेगा फिलहाल। और एक बार 50,500 के ऊपर बंद देता है तो फिर हमें ऊपर 51,200 तक की रैली दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक्यूमुलेट करना है। नीचे के स्तरों में इंट्राडे के लिए 49,700 का सपोर्ट रहेगा। वहां पे अगर आता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। 49,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ हम 50,250 तक का इंट्राडे में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस में खरीदारी के ट्रेड्स इस वक्त अवनी जी की तरफ से स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर 23,800 तक के टारगेट्स माने जा रहे हैं निफ्टी में, और क्लियरली 23,500 से 23,700 की रेंज डाउन साइड देखने को मिलेगी। 23,790 के लेवल्स के पार ही मजबूती का ट्रेंड जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त खरीदारी 23,500 को मद्देनजर कर रखते हुए 23,470 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको निफ्टी में करनी है। 23,800 के टारगेट्स यहां पर मानकर आपको चलने हैं, क्योंकि वहां से पॉजिटिव अपसाइड शुरू हो जाएगी। बैंक निफ्टी में भी 49,700 के लेवल्स के इर्द गिर्द अगर आप देखें टारगेट 50,250 के मानकर चले। 49,700 के नीचे और ज्यादा, इनफैक्ट 49,400 के लेवल्स अगर दिखेंगे तो कमजोरी हावी होती दिखेगी। 49,800 के पार मजबूती के साइंस हैं। 50,250 के टारगेट्स को मद्देनजर रखें। 49,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा खरीदारी के मौके। और कल ही की तरह अगर रिवर्सल मार्केट दिखाता है तो फिर दोनों ही इंडेक्सेस में एक पॉजिटिव अपसाइड देखने को मिल सकती है और आपकी खरीदारी की कॉल जो है वो सही साबित हो सकती है। तो इस पर जरूर नजर रखें। अवनी जी, किरण जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। किरण, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स। आज बाजार खुलने से पहले स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम मार्केट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडेक्स स्पेसिफिक वीकनेस है, लेकिन इसी इंडेक्स स्पेसिफिक वीकनेस में आप देखोगे कि पिछले 1-2 दिन से लार्ज कैप स्टॉक्स आर डूइंग वेरी गुड, जिसमें रिलायंस है, ऑटो में आप देख लीजिए टाटा मोटर है, आईटीज में कल एक अच्छा खासा बाउंस आया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, हमने दिसंबर एंड में डिस्कस जब किया था कि नेक्स्ट मंथ से यानी कि जनवरी मंथली सीरीज में वी आर एक्सपेक्टिंग लार्ज कैप कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट या तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे दो स्टॉक्स है, दोनों लार्ज कैप है। पहला रहेगा ऑटो में से टाटा मोटर। टाटा मोटर का डेली चार्ट देखोगे तो स्टॉक प्राइस 1200 लेवल के आसपास से हाई टच करके कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% तक का करेक्शन हमने देख लिया है पिछले 3-4 महीनों में। नीचे में आपने देखा होगा कि 732-730 के आसपास से बॉटम बनाया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और पिछले 3-4 दिन से हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑलमोस्ट आप ऐसे समझिए कि अक्टूबर महीने के बाद फर्स्ट टाइम टाटा मोटर 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। 794 के आसपास की क्लोजिंग है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। थोड़ा आप मीडियम टर्म या तो शॉर्ट टर्म का नजरिया रखिए। 840 तक के टारगेट रहेंगे एंड 770 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो टाटा मोटर हमारा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा। दूसरा जो है वो आईटी में से ही है। कहीं ना कहीं आज टीसीएस का रिजल्ट है तो एक हाई रिस्क कॉल है,
लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है विप्रो की, हमने देखा है कि मंथली चार्ट या तो वीकली चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। उसका जो बेस सपोर्ट है वो 280 का है, मल्टीपल टाइम रीटेस्ट किया हुआ है। डेली चार्ट पे देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई हुई है। तो 297 के आसपास की क्लोजिंग है, यहाँ पे भी थोड़े 3-4 दिन का नजरिया रखे। 315 तक के लेवल्स हम देख रहे हैं कि एज अ टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, एंड 289 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो टाटा मोटर एंड विप्रो हमारी तरफ से 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है। तो टाटा मोटर्स मेरे को थोड़ा कन्विक्शन हाई लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े ऑटो कंपनीज के अंदर हल्का सा पुल बैक आ सकता है। ऑटो संभालने की स्थिति में है इस समय मार्केट को, और टाटा मोटर्स वन ऑफ द बेस्ट प्ले हो सकता है। आईटी के अंदर टीसीएस के आज रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट आएगा। टीसीएस की कल की क्लोजिंग, विप्रो की कल की क्लोजिंग ठीक थी, इसलिए सर ने आज आपको विप्रो भी दिया है। अवनी, आपके आज के ट्रेड कौन से? जी, आज जो मार्केट में उथल पथल हो रही है, उस चक्कर में आज दोनों ही जो ट्रेड्स है वो डिफेंसिव सेक्टर से रहेंगे। पहला रहेगा एफएमसीजी से ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में हमने देखा है कि एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, और मार्केट की गिरावट में भी ये स्टॉक अपने डेली चार्ट्स पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है आरएसआई में। एंड फ्यूचर्स में भी 2% का लॉन्ग एडिशन कल भी हमने देखा था, और लगातार पिछले 2-3 दिनों से छोटा छोटा लॉन्ग एडिशन हमें नजर आ रहा है। तो ब्रिटानिया में हम खरीदारी करेंगे ऊपर 5050 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4725 का। और दूसरा जो पिक है वो हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ रहेगा। इस स्टॉक पे ज्यादा ध्यान नहीं है लोगों का, और लेकिन ये धीरे धीरे करके एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है वीकली चार्ट्स पे। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, एंड फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन है, ऑलमोस्ट 5% का एडिशन कल भी हुआ है, और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे से पिकअप हो रहा है। तो मैक्स हेल्थ में हम खरीदारी करेंगे 1200 के करीबन। 1265 का इसका टारगेट रहेगा, और 1170 का स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है। मैक्स हेल्थ केयर का 1-2 दिन से इसकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है सिस्टम में। एफ&ओ में भी चेक करता हूँ शेयर को, तो ये शेयर मेरे को भी ठीक लगा। 1-2 दिन पहले भी मैंने इसके अंदर देखा लॉन्ग पोजीशन चल रही थी जब मार्केट थोड़ा वीक हो रहा था। ब्रिटानिया थोड़ा डिफेंसिव भी है। एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, बीइंग एज एन जर्नलिस्ट हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता रहता है, आता रहता है। इस बार का फ्लो ये कह रहा है कि मार्केट टैक्स को लेके शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ये कैसे आएगा मेरे को नहीं पता। देखो, जीएसटी वाला मैटर तो बजट में डिस्कस होगा नहीं, ये तो फिक्स है, वो तो जीएसटी काउंसिल्स में होता है। फिर टैक्स को लेके कैसे रिलीफ आ सकता है? या तो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होगा, या तो नई टैक्सेशन पॉलिसीज़ में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस की जा सकती है। कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि जिससे कि लोगों के डिस्क्रिशनरी इनकम, खर्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाए। ये एक सोर्स नहीं मेरा, कम से कम मेरे को 8 से 10 सोर्सेज ने मेरे कान में बात डाली है। मैं थोड़ा दिल्ली में भी बैठा हूँ, तो मेरा सोर्स का नेटवर्क थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार टैक्सेशन के फ्रंट पे एक रिलीफ ज़रूर आएगा। ब्रिटानिया वन ऑफ द बेस्ट प्ले हो सकता है। एफएमसीजी की पोजीशनिंग इस समय बिल्कुल ठीक है। अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की जाती, तो फिर ये एफएमसीजी मार्केट को एक बढ़िया से बैलेंसर और ग्रोथ का इंजन दे सकता है। तो इसलिए इस सेगमेंट से शेयर छांटिए। अवनी ने आपको ब्रिटानिया दिया, अच्छा लगा मेरे को, ये शेयर आपके पास आ गया। किरण सर ने आपको ऑटो में से टाटा मोटर्स दिया, अच्छा लगा, ये भी बढ़िया शेयर आपके हाथ में आ रहा है। तो अवनी के और किरण सर के ट्रेड फटाफट से स्क्रीन पर वापस से घुमा दो। मयूरेश जोशी भी मेरे को दिख रहे हैं, तो एक काम मैं करता हूँ, जरा उनसे भी समझ लेता हूँ एक पॉइंट, फिर हम अपने दोनों दुबेस को जोड़ेंगे, यानी कि दुबे स्क्वायर को। मयूरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, ये आप सदियों से आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे हो और सदियों से एंकर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई बजट से पहले कहाँ पे खरीदारी करें। मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, बट मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे पूछता हूँ। आपको लगता है कि सरकार टैक्स का रिलीफ दे सकती है थोड़ा डिस्क्रिशनरी इनकम के तौर पर, ताकि लोग थोड़ा खर्च कर पाएं? और वो खर्च अगर करेंगे तो प्राइमा फेसी सबसे पहले कहां पे करेंगे? मॉर्निंग डिम्पी जी, तो बिल्कुल आई थिंक मेरा भी यही मानना है कि शायद ये बजट में टैक्स रिलीफ की घोषणाएं स्पेसिफिकली आई थिंक जो मिडिल क्लास
वर्ग के लोग हैं उनके लिए आ सकती है, एंड देयर कैन बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिलीफ दैट कैन आल्सो कम थ्रू। जो लोअर रंग सोसाइटीज में हैं जिनको काफी बेनिफिट्स नहीं मिलते, एंड इफ दैट प्रॉब्ली हैपेंस, बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जो एक सिक्लिकल ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स जो लैग कर रहा है क्लियरली, आई थिंक वहां पे डेफिनेटली एक रिस्पाइट देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम। मुझे लगता है आई थिंक सहूलियत शायद न्यू टैक्स रेजिम की तरफ ही बढ़ाई जाएगी, और इसके वजह से आई थिंक बिकॉज देयर आर नो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स दैट यू प्रोबेबली हैव टू डू अंडर द न्यू टैक्स रेजिम, a large part of the additional resources जो जनरेट होते हैं वो शायद कंजम्पशन की तरफ जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आई थिंक व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग a large part of consumption basket to improve, जो clearly lag हो रही है, you can define consumption in terms of discretionary as well as durable consumption. Durable consumption अभी तक ठीक ठाक रहा है, यानी जो हायर प्राइस्ड आइटम्स है स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में, वहां पे कोई अभी तक पैचीनेस नहीं देखी, बट जो लोअर रंग डिस्क्रिशनरी आइटम्स है जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स हुए, फुटवेयर हुआ, अपैरल हुआ, ये सारी सेक्टर्स में और स्टॉक्स में शायद अच्छी खासी कंजम्पशन लौट आएगी। एंड इफ दैट प्रॉब्ली हैपेंस, जो एक मिसिंग लेग होता है जीडीपी का कंजम्पशन रिलेटेड, आई थिंक दैट कैन बी टैकल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इफ दिस हैपेंस अगेन। और अगर ये होता है तो आई थिंक जो तीनों पहलू होते हैं जीडीपी ग्रोथ को लेके, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स तो सरकार ठीक ठाक कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो इंसेंटिव्स आ सकती है कैपिटल अकाउंट पे, मुझे लगता है आई थिंक दैट विल वेरी वेल कंटिन्यू, एंड देयरफॉर आई थिंक जो एक अर्निंग्स रिकवरी हो सकती है फर्स्ट हाफ में, दैट शुड प्रोबेबली स्टार्ट टेकिंग प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर। एंड इफ कंजम्पशन मेक्स अ बिग कमबैक, मुझे लगता है जो एडवांस जीडीपी के एस्टिमेट सरकार ने बनाए थे, शायद फिर हम वो टॉप आउट कर लें नेक्स्ट ईयर में। आई थिंक अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ी राहत नॉट सिर्फ मिडिल क्लास के लिए होगी, कंजम्पशन के लिए होगी, और जनरली अर्निंग्स को बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो मुझे लगता है एफएमसीजी, फुटवेयर, अपैरल, a little bit of consumer durable items, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देखना है। डन सर, पॉइंट टेकन आपका। मेरा भी ऐसे मानना है कि कंजम्पशन की स्टोरी को रिवाइल किया जाएगा। भारत जिसके लिए जाना जाता है अपनी कंजम्पशंस के लिए, उसको कैसे मारा जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, है ना। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि शायद सरकार की नीयत थोड़ी सी इस मामले में कृपा दृष्टि के तौर पर रहेगी कि भाई थोड़ा कंजम्पशन को एंड यूज़र के पास पैसा दो ताकि कंजम्पशन का चक्का चलता रहे। और उसमें बाटा इंडिया भी आप देखो, बहुत सारे एनालिस्ट देते हैं। आज ब्रिटानिया मिला, एक दो दिन पहले से आईटीसी में सिस्टम में सुन रहा हूँ, टाटा मोटर्स की रंजानी ने आज आपको दे दिया। तो ये टिपिकली उसी तरफ का ही डायरेक्शन बता रही है। फंडा और टेक ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं अभी सारे के सारे शेयर्स। खैर ये नहीं कि सिर्फ हम सब लोग ही डिस्कस कर रहे हैं, देश के बहुत सारे लोग और भी डिस्कस कर रहे हैं। और हमारी कैमरा टीम या हमारी प्रोमोशन टीम जा के उनसे पूछती है कि आप बजट में क्या सोचते हो, आप बजट के बारे में क्या जानना चाहते हो, आपके वित्त मंत्री से क्या रिक्वेस्ट है कि क्या होना चाहिए। 1 मिनट के लिए दिखाता हूँ क्योंकि आसान भाषा में हमने ये सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं। हमें कोई बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाना ऐसा कुछ नहीं करना। आप उन्हीं व्यूअर्स को पहले सुनिए जो एक पॉइंट रख रहे हैं, उसके बाद मैं दोनों दुबे के पास आपको लेके चलूँगा। शिक्षा और चिकित्सा की जो सुविधा है वो पर्याप्त मिले, टैक्स में थोड़ा सा छूट मिले, थोड़ा रिबेट मिले। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं ढूंढता कि लोगों को ज़्यादा कैसे सोर्सेज ऑफ इनकम मिला जाए। जितने भी बेसिक एमेनिटीज हैं उसमें सुधार होना चाहिए। अगर मैं एफएम होता तो इनकम टैक्स खत्म कर देता। गवर्नमेंट को थोड़ा सेफ्टी पे प्रिकॉशन लेना चाहिए। सैलरीड लोगों के लिए टैक्स रैशनलाइजेशन होना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स इज लेसर देन क्यूमुलेटिवली डायरेक्ट टैक्स फॉर एम्प्लॉइज। मध्यम वर्ग के लिए कोई रियायत अभी तक नहीं दी जा रही है। नॉर्मली जो 40,000, 50,000, लाख रुपया कमाते हैं उनके लिए जैसा होना चाहिए कि अपर मिडिल क्लास को कुछ बेस मिले इसमें। होम लोन पे 2 लाख रुपया ही सिर्फ वेव ऑफ दिया जाता है, वो थोड़ा लिमिट बढ़ा देना चाहिए। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो जो मिडिल क्लास के जो सैलरी का स्लैब है एटलीस्ट 8 से 9 लाख तक तो मैं फ्री कर देता टैक्स फ्री। 1 नेशन 1 टैक्स बने कंट्री। अपने कंट्री में जो एजुकेशन है वो थोड़ा टॉप क्लास होना चाहिए। ये देश के वो कॉमन मैन है जिस पर सरकारें बनती हैं। ये देश के वो कॉमन मैन है जिनसे उम्मीदें हैं, और ये देश के वही कॉमन मैन है जो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ न कुछ ऐसा कीजिए,
कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। आप एक मूवी देखते होंगे ना, कुछ कीजिए, तो कुछ कीजिए महाराज, FMM कुछ कीजिए आप भी। खैर, मैं अपने दो दुबेस के साथ वापिस आपको कनेक्ट करा देता हूँ, शरद एंड वरुण दुबे, और साथ ही आज एक और डी का कॉम्बिनेशन भी है, मानसी दवे भी हैं, तो इट्स अ डी क्यूब। तो दुबे दुबे पहले स्क्वेयर्स बोलते थे, आज डी क्यूब है। बट एनी हाउ, पहले शरद के पास चलते हैं। शरद, आप हमको बताएंगे पहले बिजनेस के अपडेट्स, फिर खबरों वाले शेयर्स बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल डिम्पी हम बताते हैं, लेकिन ये डी क्यूब नहीं है, ये D to the power 4 है, क्योंकि डिम्पी भी है जो सबसे बड़े कैटलिस्ट है हमारे। अच्छा, डी शब्द का बहुत नहीं, ये अच्छा कि आपने पावर 4 हो गया। अब धीरे धीरे करके सभी डीज को जोड़ते जाएंगे आगे। यस यस प्लीज। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे फोकस करते हैं, और आज खासकर की जो तीसरे तिमाही की अर्निंग स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स उस पर नज़र रखिएगा। लेकिन टाटा मोटर्स, इनके Q3 अपडेट आए हैं, इन पे बात कर देते हैं। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, थोड़ी सी ऑपरेशनल नंबर्स थोड़े मिक्स्ड आए हैं, बट लार्जली कहेंगे कि इनलाइन नंबर्स देखने मिले हैं। नोवेलिस की लेकिन कमज़ोर नतीजे आए हैं, यहाँ पे एडजस्टेड EBITDA 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है, एंड इनके ऑपरेशनल नंबर्स भी खराब देखने को मिले हैं। मन्नापुरम फाइनेंस, लेकिन याद रखिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। RBI ने जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनकी आम की आशीर्वाद फाइनेंस पे, उसको निकाल ली है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो सैंक्शन और डिस्पोजल ऑफ लोन्स को लेके था, एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगा कि उनकी IPO जो अगले 3 महीने में रेगुलेटरी इशू से जो है होने वाली हैं, अगर वो नहीं होती है तो उनको शायद फिर से सेबी से रीफाइलिंग करनी पड़ सकती है। तो आशीर्वाद का IPO का भी ओवरहैंग है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। BHEL जो है कमीशन कर दी अपनी 2 यूनिट्स भूटान में, और वही आनंद राठी वेल्थ में जो है 13 जनवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट आने वाला है, जहां पे कंपनी बोनस इशू कंसिडर करेगी। लुपिन के लिए पॉजिटिव भी न्यूज़ फ्लो है, EIR अप्रूवल आ गया US FDA द्वारा उनके पीथमपुर फैसिलिटी में। NMDC की बात करें तो यहाँ पे प्राइस चेंजेस होने वाले हैं 9 जनवरी को। लास्ट टाइम ये प्राइस चेंजेस हुई थी अक्टूबर के महीने में, जहाँ पे इनके लंप और फाइन ओर्स दोनों में ही जो है कटौती देखने मिल रही है 5.5 से 6.5% तक। और आखिर में UBL पे डेवलपिंग स्टोरी है। तेलंगाना के मिनिस्टर ने जो है इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, और उन्होंने कहा है कि एक नई कमेटी बैठेगी जहाँ पे वो कंसिडर करेंगे यूनाइटेड ब्रूअरीज की प्राइस हाइक रिक्वेस्ट को लेकर। कल जो था हमने स्टॉक में भी देखा भारी गिरावट देखने मिली थी, क्योंकि वो जो है न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि उनकी जो बियर सप्लाई की एग्रीमेंट है तेलंगाना में वो बंद हो चुकी है, और यूनाइटेड ब्रूअरीज ने जो है लगभग 33% हाइक उनके प्राइसिंग में मांग रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन वरुण, ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें तो बहुत सारे इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और इम्पैक्ट एनालिसिस भी आ रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ का, तो ज़रा बताएं वरुण। तो शुरुआत करूंगा मन्नापुरम से, क्योंकि RBI की जो कृपा हुई है और जो आशीर्वाद इनको मिला है वहीं से शुरुआत करूंगा, और ये आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि RBI ने जो लिफ्ट किया है बैन आशीर्वाद के ऊपर, उसका मन्नापुरम पे इम्पैक्ट होगा, और ब्रोकरेज हाउसेस ने उसी के ऊपर रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहले आप देखिए, जेफरीज होल्ड की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 167 से बढ़ा के 190 का किया है। बोफा को अगर आप देखेंगे तो खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 208 से बना के 235 का किया है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली अभी भी 175 के प्राइस टारगेट दे रहा है। अब ब्रोकरेज हाउसेस कह रही हैं कि देखिए, सबको पता था कि आज नहीं तो कल ये जो बैन है वो लिफ्ट हो जाएगा, और वो लिफ्ट हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके चलते इन्होंने अपने EPS एस्टिमेट्स को भी बढ़ाया है। खासकर अगर आप देखेंगे तो बोफा ने अपने EPS एस्टिमेट में 1 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी की है। लेकिन साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस ये भी हाईलाइट कर रही है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में स्ट्रेस है, तो मैनेजमेंट उसे कैसे हैंडल करता है ये ब्रोकरेज हाउसेस देखना चाहेंगी। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के काफ़ी सस्ते हैं, इसके लिए आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की, तो यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट है, अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को। हालांकि प्राइस टारगेट 9493 का है, लेकिन अंडरवेट से अब ओवरवेट का कॉल जो है यहाँ पे CLSA बजाज ऑटो पे दे रहा है। ये कह रहे हैं कि स्टॉक जो है करीब 21 टाइम्स FY27 कैलेंडर ईयर के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट 19 टाइम्स इसके पहले ट्रेड करता था, और हाल फिलहाल में जो गिरावट आई है उसके बाद काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। और E2 व्हीलर्स में कंपनी जो है वो लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है, मार्केट शेयर गेन कर रही है, तो इसके चलते आप यहाँ पे नज़र रखिएगा। स्विगी, बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मर का कॉल, इनिशिएट किया है कवरेज, और 635 के प्राइस टारगेट दिए हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जोमेटो पे एक ब्रोकरेज हाउस ने प्राइस टारगेट काटा था, तो ये स्विगी, वैसे जोमेटो बहुत चल रहा है, और स्विगी पे बर्नस्टीन ने पे यहाँ इनिशिएट किया कवरेज। ये कह रहे हैं कि इंडिया कन्वीनियंस इकोनॉमी में ये वन ऑफ द विनर है, और फास्ट डिलीवरी मॉडल का इसको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, और ग्रॉस मर्केंडाइज या फिर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है 21% से ग्रो होगी FY25 से 27 तक। अब बात करते हैं रिलायंस की, तो फिर से एक बार एक ब्रोकरेज हाउस, इस बार है मॉर्गन स्टैनली,
ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं, 1662 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही अनडिमांडिंग है और आगे आपको रिटेल और साथ ही साथ ऑयल टू गैस कारोबार जो है, ऑयल टू केमिकल, वहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। इंडियन होटल्स जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 900 से बढ़ा के 1000 रुपये का कर दिया है। जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होगा और आगे चल के पैट, एबिटा, इसमें आपको डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो देखने मिल सकती है, ये इनका कहना है। इंडिया ग्लोब एविएशन जेफरीज खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 5100 से बढ़ा के 5260 का इन्होंने किया है। इनका कहना है कि जो कॉस्ट बढ़ रहा था उसके कारण Q2 में दिक्कतें थी, अब वो नॉर्मलाइज हो रहा है तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। और आखिरी में इंडिया पे HSBC की रिपोर्ट है, हालांकि इन्होंने डाउनग्रेड किया है, ओवरवेट से अब न्यूट्रल का कॉल है, लेकिन फिर भी प्राइस टारगेट दिखे सेंसेक्स का 85,990 का इन्होंने दिया है। खासकर ये कह रहे हैं कि जो ओवरऑल प्रॉफिट्स है कंपनियों के वो थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और वैल्यूएशन जो है थोड़े एलिवेटेड इनको नज़र आते हैं। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे प्राइस टारगेट जो है वो थोड़ा बहुत 85,990 का किया है और इंडिया को डाउनग्रेड करके अभी न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं। तो ये है हमारा पावर पैक्ड दुबे वर्सेस दुबे सेगमेंट। महज 3-3.5 मिनट में खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा शरद ने आपको बताया, और साथ ही ब्रोकरेज के रेडार पर कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और साथ ही सेक्टर्स हैं ये वरुण ने हमें बताया। खबरों के लिहाज से टाटा मोटर्स, ल्यूपिन, यूबीएल, एनएमडीसी और साथ ही ल्यूपिन पर खास तौर से फोकस रहेगा। मन्नप्पुरम, बजाज ऑटो, स्विगी, रिलायंस, इंडियन होटल्स, इंडिगो ब्रोकरेज के रेडार पर है। और इर्द गिर्द गिफ्ट निफ्टी में करीब 70 अंकों की कमजोरी के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी की अगर बात करें, कल जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला, बड़ी रैशनल सदी हुई शुरुआत, उसके बाद गिरावट और फिर रिवर्सल, क्लियरली 23,500 के नीचे मंदी का दौर नजर आएगा, लेकिन 23,750 के पार मजबूती। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 49,400 के नीचे मंदी है, लेकिन 50,500 के पार मजबूती का ट्रेंड। अब 23,750 की अगर बात करें, इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 23,700 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। उम्मीद यही करते हैं कि यहां से मजबूती, या कल जिस तरह से सेकेंड हाफ में रिवर्सल के साइंस नजर आए थे वहीं से एक ब्रेक थ्रू देखने को मिले। भारतीय बाजार की अगर बात करें, कच्चे तेल की चाल में जो एक उबाल देखने को मिला, ऑफ कोर्स अब कच्चे तेल की चाल को अगर आप देखेंगे, $77 के पार जाने के बाद वापस से $76-75 के इर्द गिर्द हम ट्रेड देख रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट पेंट स्टॉक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जरूर देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग के साइंस किरण हमने देखे, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स दोनों ही स्टॉक्स में कल मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज टेक्निकली चार्ट्स पर पैटर्न कैसी नजर आ रही है आपको? तो काफी वैसे वन साइड स्टॉक गिर रहा है। हमने देखा था 3400 से लेके स्टॉक अभी 2350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 2 दिन से जिस तरह से हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर मल्टीपल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक अभी न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहा है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से स्लोली एंड स्टेडीली हम एक अपस्विंग देख सकते हैं। तो एशियन पेंट डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। पोजिशनल नजरिया रखिए, यहाँ पे 2300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 2300 इस बार नहीं ब्रेक होता है तो चांसेस है एटलीस्ट आप ऊपर में पोजिशनली 2500 2600 तक की एक रैली देख सकते हो, जहां पे एक बड़ा गैप डेली चार्ट के ऊपर है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टॉक 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन है। मेरे हिसाब से 2300 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए। तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। एशियन पेंट्स पर एक फोकस होना चाहिए, खरीदारी के मौके ये देता जरूर दिखेगा। इस बीच बाजार की ही अगर बात करें, बाजार भी आपको खरीदारी और एक्यूमुलेशन के मौके जरूर देगा, लेकिन काफी सिलेक्टिव होकर बाइंग करनी होगी। बाजार को और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को समझते हुए बाइंग करनी होगी, वरना नुकसान होना तय है। तो ये क्लियरली ट्रिकी मार्केट है और इस ट्रिकी मार्केट को आपको हमारे साथ ही समझना है, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ ही समझना है। अवनी जी, अगर कच्चे तेल की चाल ही की बात करें, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स पर एक इम्पैक्ट, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी एक नजर होनी चाहिए। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और इनफैक्ट ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये स्टॉक्स में भी हमने देखा करीब हरे निशान के साथ तेजी की चाल ही दिखी। कल करीब 2% की मजबूती के साइंस दिखे जब क्लोजिंग हो रही थी। कोई टेक इन स्टॉक्स में? मानसी जी, जी बिल्कुल, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, गिरावट जो हुई थी, लेकिन इंट्राडे में रिकवरी भी काफी अच्छी दिखी है हमें कल के क्षेत्र में। ये ओएमसीज की बात करें तो एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, इन तीनों के कंपैरेटिव चार्ट्स अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे बीपीसीएल में एक अच्छा मौका बनता है खरीदारी का।
नीचे अराउंड 279 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें मेरे हिसाब से जो उछाल है ऊपर की तरफ 297 298 तक हमें मिल सकती है। इसमें आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और ये अपने बिल्कुल वीकली और डेली सपोर्ट लेवल पे आ चुका है स्टॉक। तो बीपीसीएल काफी अच्छा नजर आ रहा है यहाँ से। अच्छा नजर आ रहा है। इस पूरे के पूरे स्पेस पर अगर फोकस करें, इसमें से बीपीसीएल एक पिक है जो कि चुनना चाहेंगे। एक्सपर्ट्स प्री ओपन में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। आप कंजम्पशन थीम की बात बिफोर रिजल्ट्स कर रहे थे, इसके अलावा इसके अंदर भी आपने कुछ स्पेसेस की बात की। बैंक्स फाइनेंशियल्स को एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि Q3 अपडेट्स जो आ रहे हैं बैंक्स के कमजोर आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल, और खासतौर से अगर इनके पीछे के रीजंस की बात करें, वीक ग्रोथ इन लोन्स एंड डिपॉजिट्स कह सकते हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है लगातार डिक्लाइन हो रही है, चाहे फिर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या लार्जर बैंक्स हो। लेकिन पीएसयूज की अगर बात करें, वहां पर ग्रोथ अबव गाइडेड रेंज देखने को मिली है, जो कि डेटा पॉइंट्स या अपडेट्स नजर आए हैं। स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी लोन बुक, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स, एडवांसेस में ग्रोथ नजर आई है। इस स्पेस को कैसे देखना है बैंक्स फाइनेंशियल्स में लार्जर प्लेयर्स विज़ पीएसयूज? मॉर्निंग मानसी, नहीं हमें लगता है आई थिंक एज अ स्पेस इट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो इफेक्ट हो सकता है एक क्वार्टर के लिए ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जो कंसिस्टेंसी इन अर्निंग्स हो सकती है, शायद ये सेक्टर 2025 के लिए कंसिस्टेंटली रिपोर्ट करे। जहां तक आई थिंक एक क्लासिकल आर्ग्यूमेंट रहा है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक विद इन द बैंकिंग डोमेन, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है उनका डिपॉजिट बेस, जो एक बहुत स्टिकी डिपॉजिट बेस है और एक लेगेसी वाला डिपॉजिट बेस है। इसलिए आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं in terms of steady state deposit growth expected to come through, I think वो शायद आंकड़ों पे दिखे as we unfold 2025 as well. दूसरी चीज आई थिंक जो asset quality pressures हैं, I think they are not so profound. In fact जो स्ट्रीट उम्मीद लगाया बैठा था पिछले तिमाही में भी कि asset quality में शायद डिटेरियोरेशन देखने मिले because of the imbalance between advance and deposit mix, क्योंकि डिपॉजिट इतने पेस से ग्रो नहीं हो रहे compared to advances, इसलिए एडवांसेस को भी थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। क्या निम्स और स्प्रेड्स पे एक प्रभाव आ सकता है, बट वो शायद अपरेंट या एविडेंट नहीं था, और जो कंप्रेशन देखा गया तो बहुत मार्जिनल था इन टर्म्स ऑफ बिप्स एंड वैल्यूएशन वेरी वेरी सपोर्टिव। और जो बेस स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, कैंसलिंग में के सारे पैरामीटर्स शायद पीएसयू बैंक से दर्शा है। तो हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा एज एन एग्जाम्पल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो मिड साइज पीएसयूज हैं, दे शुड कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल इनटू 2025। और प्राइवेट स्पेस से भी मुझे लगता है मानसी, आई थिंक जो मिड साइज प्राइवेट स्पेस के प्लेयर्स हैं, दे शुड कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल एज वेल, बिकॉज जो पॉकेट और मार्केट्स में वो सर्व करते हैं वो नीश है। सारे जो पहलू हम देखते हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल एडिक्वेसी, इंक्लूडिंग प्रोविजनिंग एज एन एग्जांपल, इंक्लूडिंग कॉस्ट टू इनकम, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक मैच हो रही है। तो यहाँ से आई थिंक करूर वैसा बैंक हमें काफी पसंद है। तो हमें लगता है आई थिंक जनरली द स्पेस शुड डू वेल, बट जो मिड साइज प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, दे शुड हैव अ रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस। ये राय, और इनफैक्ट इस वक्त प्री ओपन टिक्स अगर आप देखें हरे निशान के साथ 23,750 के पार निफ्टी नजर आएगा। हम देख रहे थे 23,700 के इर्द गिर्द गिफ्ट निफ्टी के सेंटिमेंट्स थे, बिकवाली थी, लेकिन प्री ओपन टिक्स में करीब 50 अंकों की मजबूती निफ्टी में। साथ ही सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन प्री ओपन टिक्स हैं, देखेंगे कि बाजार किस तरफ आज खुलता हुआ नजर आता है। इस बीच 7 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए की ओपनिंग होती हुई दिखी है। 85 रुपये और 85 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 92 पैसे पर डॉलर के मुकाबले रुपए की ओपनिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। तो लगातार करेंसी, इमर्जिंग मार्केट करेंसी एंड इन पर्टिकुलर हमारे लिए जो कि इंपॉर्टेंट है जानना, रुपए में जो कमजोरी है उसका ट्रेंड जारी है डॉलर के मुकाबले। इस पर भी विस्तार से आगे बातचीत होगी, लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार आज तिमाही नतीजों की शुरुआत पर, और तिमाही नतीजों की शुरुआत के साथ टीसीएस के नतीजे जो आज आने वाले हैं उस पर रहेगा। नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान कैसे हैं, मुनाफे के फ्रंट पर, डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर, कमेंट्री पर, ये सारी चीजों पर नजर तो रहेगी, लेकिन अनुमान क्या कहते हैं, कैसी उम्मीदें हैं टीसीएस के नंबर्स से, इस पर खास फोकस होना चाहिए। और नतीजों के प्रीव्यूज यानी कि अनुमान लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश भिलवार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अंश, बताइए टीसीएस के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए?
गुड मॉर्निंग। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक हल्की बढ़त करीबन 0.7% की एक्सपेक्ट की जा सकती है, जिसके चलते रेवेन्यू लगभग 64,750 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब अगर सेम हम डॉलर टर्म्स में देखें रेवेन्यू, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सपाट रहने की उम्मीद की जा सकती है, जो कि लगभग 7.67 बिलियन डॉलर्स के आसपास की रह सकती है। अब कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हल्का 0.2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पैट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा 4.8% का अच्छा बढ़त होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि पहले 11,909 करोड़ का था और अब बढ़कर 12,490 करोड़ का हो सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है। तो अगर सीजनैलिटी डेटा देखें तो Q3 यूजुअली आईटी के लिए स्लो रहते हैं, क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ होती है, क्रिसमस का टाइम रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ यूजुअली स्लो ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मेन आज का फोकस रहेगा BSNL के कॉन्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा कम, जिसके वजह से एक्चुअली मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ हेल्थ के क्लाइंट्स की बात करें तो उनके जो इश्यूज है वो नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा सकती है। तो डील विन का अगर रेंज देखें तो 7 से लेकर 9 बिलियन डॉलर्स के बीच का हो सकता है। अब फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से यहाँ पे कहाँ नजर रखें, तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का डिमांड पर कमेंट्री क्या है, जिसके चलते आने वाले ट्रेंड का एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरा, यूरोप, यूके और हेल्थ के सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। तीसरा, हेडकाउंट कैसा आ सकता है। लास्ट 2 क्वार्टर में देखें तो नेट एडिशन था। और चौथा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एट्रिशन का, यहाँ का ट्रेंड कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से ये 12 से 13% के आसपास का रहा है। तो इससे एक अच्छा फ्यूचर आउटलुक पता चल सकता है। ठीक है, तो ये TCS के नंबर्स हैं मोटा मोटी, और इस पर किस तरह के पॉइंट्स हैं एक बार मयूरेश जोशी से भी समझ लेते हैं। मयूरेश सर, आपका इस पर टेक क्या है? TCS के नंबर्स दिखाते रहना है स्क्रीन पर। नहीं, ठीक ठाक नंबर्स रहने चाहिए टीपी, एंड आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कमेंट्री फॉर आईटी कंपनीज, और दिग्गज जैसे TCS के लिए आई थिंक ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये शायद गाइड करें कि पूरे क्षेत्र का एक सेंटिमेंट कैसा है और एनवायरनमेंट कैसा है। तो मुझे लगता है आई थिंक कमेंट्री भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, आई थिंक थोड़ा फ्लैटिश ही रह सकता है, जैसे आपके एनालिस्ट ने भी कहा। बट जनरली आई थिंक जो कमेंट्री हो सकती है दैट शुड बी रिलेटिवली बेटर इन माय ओपिनियन। आई थिंक जो पिछले तिमाही में हमने देखा था, थोड़ी आई थिंक कॉशियस नोट साउंड कर रही थी मैनेजमेंट, आई थिंक थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है दिस टाइम अराउंड लुकिंग इनटू 2025, एंड दिस इज प्योरली माय टेक। मुझे लगता है आई थिंक जैसे एनवायरनमेंट प्ले आउट हो रही है, और जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक आई वाज रीडिंग थ्रू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स लास्ट वीकेंड इन टर्म्स ऑफ हाउ आवर प्रोसेसिंग कंपनीज, जो हमारी आईटी क्षेत्र की कंपनीज है, ये सिर्फ अभी प्रोसेसिंग नहीं कर रही, बट दिस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज फार एज जेन एआई इज कंसर्न्ड। और जेन एआई इतना बड़ा टॉपिक है कि आई थिंक आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। So I think these companies are probably well positioned to probably deliver a lot more in terms of Gen AI अगले कुछ तिमाहियों के लिए। मेरे हिसाब से आई थिंक कमेंट्री अच्छी रहनी चाहिए, मार्केट शुड रिएक्ट। ठीक है, कमेंट्री अच्छी रहनी चाहिए, मार्केट को पॉजिटिव रिएक्ट होना चाहिए। कल की क्लोजिंग अच्छी है, नंबर्स का प्रीव्यू हमने आपके सामने रख दिया, सब कुछ नोटिस कर लीजिएगा एक बार में। और आज भी क्योंकि जैसे से मौका मिलेगा वैसे वैसे हम ट्रेड TCS के अंदर ढूंढ के आपके सामने रखेंगे। ये इंडिकेटिव टिक्स आ रहे हैं, उसके अंदर तो ये फ्लैट ही खुल रहा है अभी तक के जो टिक्स है वो बता रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, 9 बज चुके हैं, तो आप पहले नवरत्न शेयर्स देख लीजिए, फिर जैसे इंडिकेटिव टिक्स आए उस हिसाब से शेयर पकड़ के फिर आप पूछेंगे मेहमानों से। आज पहले इंडिकेटिव शरद आपको बता रहे हैं कि आज के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है TCS पे नज़र रहेगी। आज जो है तीसरे तिमाही के नतीजे शुरू होने वाले, मार्केट आज के बाद जो है अनाउंसमेंट आएगी। लार्जली देखा जाए तो वीक क्वार्टर जो है ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री के लिए एक्सपेक्टेशंस है, और याद रखिए इससे तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का अनुमान है लगभग फ्लैटिश रहने वाला है, 0.2% पॉजिटिव ट्रेंड बायसनेस के साथ। दूसरा स्टॉक हिंडाल्को पे नज़र रखेगा। नोवेलिस के जो अपडेट आए हैं ऑपरेशनल, वो कमज़ोर आया है। एडजस्टेड एबिटा 20% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसके अलावा स्क्रैप प्राइस इंक्रीज के कारण भी जो है इम्पैक्ट प्राइस में देखने मिली, और प्रोडक्ट मिक्स में भी थोड़ी गिरावट आई है। मन्नप्पुरम फाइनेंस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। RBI ने रेस्ट्रिक्शंस निकाल दी है। आशीर्वाद फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस की जो उनकी होली ओन आर्म्ड है, और ये जो रेस्ट्रिक्शंस थी, ये डिस्पर्सल्स ऑफ लोन्स को लेकर थे। SOTP वैल्यूएशन में आशीर्वाद जो है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होल्ड करता है। मन्नप्पुरम फाइनेंस में लगभग 35% जो है फेयर वैल्यू का कंट्रीब्यूशन है, और आशीर्वाद फाइनेंस का जो IPO है
उसके ऊपर भी जो है एक तरफ से इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है। आनंद राठी वेल्थ बात करें तो 13 जनवरी को इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहां पे कंपनी जो है बोनस इशू कंसिडर करेगी, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। लुपिन यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। EIR की अप्रूवल आई है US FDA द्वारा, तो ये उनकी पीथमपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है, तो इसके कारण पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। NMDC की प्राइस चेंजेस हुई है और ये प्राइस चेंजेस जो पहली बार उन्होंने अनाउंस किए हैं, लास्ट टाइम अक्टूबर में किए थे। और यहाँ पे देखें तो लंप और फाइन आयरन ओर दोनों में ही 5.5 से 6.5% की जो है कटौती हुई है। UBL पे भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है। तेलंगाना के स्टेट मिनिस्टर ने जो है उन्होंने कहा है कि सरकार जो है बियर की कीमतें बढ़ाने को लेकर जो है एक कमेटी बना सकती है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने लगभग 33% का हाइक मांगा था बियर को लेके, तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी। और कल हमने देखा था कि स्टॉक में बड़ी करेक्शन भी आई थी इस अनाउंसमेंट से। अब हम बात करते हैं कुछ ब्रोकिंग वाले रिपोर्ट्स की और हमारा 8वां स्टॉक बजाज ऑटो रहेगा। CLSE की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपग्रेड कर दिया स्टॉक को ओवरवेट से, पहले अंडरवेट था। जो लक्ष्य है 9,490 रुपये के आसपास जो है लक्ष्य दिया गया है। और ओवरऑल जो अच्छी करेक्शन आई है और जो E2 व्हीलर सेगमेंट में इनकी मोमेंटम देखने मिली है, खास करके मार्केट शेयर गेन को लेके, उसमें बुलिश नज़रिया बन रहा है। और हमारा जो आखिरी स्टॉक है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे स्विगी पे नजर रहेगी। यहाँ पे बर्नस्टाइन की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट आउट परफॉर्म किया है, लक्ष्य है 635 रुपये प्रति शेयर का। करंट मार्केट प्राइजेस से ये आंकड़ा जो है मान के चलिए 25% का अपसाइड देखने मिल रहा है। और बर्नस्टाइन कहते हैं कि डुओपोली स्ट्रक्चर जो है रहेगा आपका फूड डिलीवरी में। और इसके अलावा जो है वन ऑफ द विनर्स है भारत के, अगर जो कन्वीनियंस इकोनॉमी के बारे में बात करें, और वैल्यूएशंस अभी रीजनेबल लग रहे हैं। और जो फूड डिलीवरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो लगभग 21% बढ़ सकता है अगले 3 साल में। तो पॉजिटिव नज़रिया जो है ब्रोकिंग हाउस से स्विगी के लिए आ रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। शरद, शुक्रिया 9 के नवरत्न बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगामी बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। खबर पर और जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और डिफेंस सेक्टर को लेकर कौन से बड़े अनाउंसमेंट्स बजट 2025 में आ सकते हैं? ऐसे समय में जब दुनिया भर में मुश्किलों का दौर जारी है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यूक्रेन रशिया से लेकर इजराइल से लेकर, सो ऐसे में भारत सरकार जो है बजट में मुमकिन है कि काफी जो फोकस है डिफेंस क्षेत्र पर होगा। इसमें डिफेंस क्षेत्र की जो पूरी बजट जितना है उसको बढ़ाया जाने की उम्मीद है। कुछ स्कीम्स भी लाई जा सकती हैं, जैसे कि स्कीम्स होंगी स्टार्टअप्स को लेकर, स्कीम्स होंगी टेक एडवांसमेंट्स को लेकर डिफेंस सेक्टर में, और नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर जिससे भारत के डिफेंस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़त मिले। ये सब स्कीम्स की घोषणा मुमकिन है बजट में, जो अभी 1 फरवरी को होने वाला है। अगर बात करें भारतीय बजट की, डिफेंस बजट की, 20% से ज्यादा इसमें पेंशन्स का रोल है, पेंशन जाती हैं, तो केपेक्स कम बच जाता है। इसलिए अब ज्यादा जरूरत होगी केपेक्स को देने पे जाने की, यानी कि एक्विजिशंस की। दूसरा, पहले ही ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये साल भारत में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का रहेगा, इसलिए एक और उम्मीद है कि इस बार बजट में मॉडर्नाइजेशन को लेकर बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस की जा सकती हैं, फ्लीट एक्विजिशन को लेकर, और बहुत सा काम होना है जो बाकी है। इस सब की उम्मीद है कि 1 फरवरी को इसकी घोषणा, बड़े डिफेंस क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी घोषणा हो सकती है, और डिफेंस के जो बजट को है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर पर ये खबर बजट 2025 में आ सकती है। सुमित, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी अभी अंश हमें TCS के नतीजों का प्रीव्यू बता रहे थे। आज TCS के नतीजे आएंगे और TCS के साथ ही पूरे IT सेक्टर पर हमारी नजर रहेगी। मयूरेश जी, आपका नजरिया लेना चाहूंगी IT सेक्टर पर। कोविड में बूम दिखा, लेकिन उसके बाद कमजोरी दिखी, ग्लोबल डिमांड को लेकर चिंताएं थी, लेकिन IT सेक्टर पर तो हमने चर्चा की, लेकिन डिफेंस सेक्टर पर भी एक नजरिया आपका लेना चाहूंगी। और डिफेंस में हाल फिलहाल में तो कमजोरी दिखी है, लेकिन पिछले 1-2 साल में अच्छा खासा बूम वहां पर दिखा है। डिफेंस सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी? ऑर्डर्स आते जाएंगे, तो जैसे बजटरी एलोकेशन होगा ये अच्छा खासा होना चाहिए डिफेंस क्षेत्र के लिए भी। और क्योंकि बजटरी एलोकेशन अच्छा खासा होगा, जो ऑर्डर विन्स आएंगे उसके बाद ये भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी सफिशिएंटली प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी। काफी कंपनीज ये क्षेत्र में एग्जीक्यूट भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, और इसलिए अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें पिछले कई तिमाहियों का, सराहनीय। कैन दैट कंटिन्यू? ऑब्वियसली यस, बट एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि जितनी आपकी फिक्स्ड कैपेसिटी है फिक्स्ड एसेट्स की,
आप उतना ही शायद एक पीक टर्नओवर कर सकते हैं टू प्रॉब्ली सफाइज दैट ऑर्डर बुक। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक्सपेंशन ईदर थ्रू ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड रूट will probably be required to probably suffice these orders अगले कुछ तिमाहियों तक। एग्जीक्यूशन हैज रिमेन डिसेंट, और अगर एग्जीक्यूशन ठीक ठाक रहता है तो मुझे लगता है आई थिंक विद बेटर मार्जिन जो ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगा ये ठीक ठाक होगा। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस और कुछ कुछ स्टॉक्स में जो लेट स्टेज बेसिस हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में ये एविडेंट है, बट जनरली आई थिंक दिस सेक्टर शुड डू वेल। इसमें मुझे लगता है जो शिप बिल्डर्स हैं ये थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। Generally, the sector will do well क्योंकि orders आते जाएंगे, but ship builders probably might have a better show, in my opinion, over the next few months. ठीक है सर, पॉइंट टेकन। और डिफेंस पे भी एक व्यू पॉइंट मिल गया, टीसीएस पे ऑलरेडी सर ने आपको व्यू पॉइंट दे दिया था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, मार्केट की तरफ ओपन हो रहे हैं, और जरा मैं आपको फ्रीज के लेवल्स बता देता हूँ कौन कौन से लेवल्स कहाँ कहाँ पे हैं। गेनर लूजर भी आएंगे। 14 पॉइंट ही सिर्फ कमज़ोर है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, मेरे को नहीं लगता था कि 72 पॉइंट का गैप डाउन करेगा, सिर्फ 14 पॉइंट गैप डाउन है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चरली 122 पॉइंट कम को कमज़ोरी दिखा है स्टार्टिंग में, बट आई होप सो कि दोनों रिकवर हो जाएंगे। निफ्टी के अंदर आज आईटी की रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है टीसीएस के नंबर की वजह से एकदम से स्पार्क आ जाए कभी भी, तो आप आज ध्यान रखिएगा इस पर भी। और इसके अंदर आज ऑटो के स्टॉक्स पे भी ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी, आईटी और ऑटो, ये दोनों सेगमेंट है मार्केट के जो अच्छा प्ले कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आज हल्के से 1 रुपये के साथ खुल रहा है। ये अगर प्रॉफिट बुक नहीं भी करता ना, तब क्या आपके लिए बहुत काम का है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं भी करता रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ध्यान रखिएगा आज, ठीक है। ये 3 शेयर हो गए। एचडीएफसी के अंदर शुरुआती करीब 10 रुपये की आसपास की गिरावट है, ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 3 शेयर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये या एक और इंडसन भी जोड़ लो आप। ये चारों बैंक अगर आज ज़्यादा नहीं गिरते तो कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा वेटेज में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को दूंगा। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप वैसे देख रहे हैं लेवल्स के हिसाब से तो कोई खास डैमेज नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कूद के आना। आपको थोड़ा शांति पकड़िएगा, पहले 5-7 मिनट 10 मिनट तो कम से कम थोड़ा इंडिया विक्स वगैरह भी चेक कर लेना, थोड़ा और फॉल होना चाहिए उसके अंदर। 10 मिनट के बाद ज़्यादा अच्छी पिक्चर दिखाता है वो, तो वो आप थोड़ा देख के चलना। 19% की लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी हैं, तो बाजार साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेट करना चाहिए। आज देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल एक शांत अवस्था में आज मार्केट कर रहा ओपनिंग, और जो गेनर्स लूजर्स हैं अब आपकी स्क्रीन पर अब आना शुरू हो जाएंगे बाजार के ओपन होते ही। बेल रिंग हुई, पहला टिक आना शुरू हुआ, और पहला टिक मार्केट के अंदर 26 पॉइंट गिरावट का निफ्टी का है। अब करीब 68 पॉइंट, अब करीब 50 पॉइंट है। 250 पॉइंट्स की गिरावट है बैंक निफ्टी पर, बट बैंक निफ्टी के अंदर एज सच मेरे को कोई बड़ी प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं दिख रही है, एंड होप सो कि आएगी भी नहीं। तो बैंक निफ्टी आज फिर से पॉइंट टू बी नोटिसेबल है। इंडिया विक्स स्लाइटली आज पॉजिटिव खुला है, देखते हैं कितना और ऊपर आता है, अब कितना और डैमेज करता है। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो शुरुआती टिक तो ठीक है 1800 का, बट अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी। 1000 के आसपास का नंबर एडवांसेस का कम हो सकता है, और थोड़े से डिक्लाइंस बढ़ सकते हैं। ज़्यादा चिंता की ये बात भी नहीं है, तो इसलिए मेरे को अभी तक ओपनिंग जिस तरह से हुई है उससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं मेरे के लिए बहुत ख़राब है जी, मर जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी तक तो नहीं हो रहा। अब आगे देखते हैं, कुछ अगर मिल जाता है ऐसा कोई ट्रेड या ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह मिल जाए तो। अडानी ग्रुप के शेयर्स भी मैं आपको नोटिस कराता हूँ, कई बार हम मार्केट्स में उन शेयर्स को भूल जाते हैं। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हुई है। ज़्यादातर शेयर 9-10 रुपये ऊपर नीचे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा का कुछ मूवमेंट मिल नहीं रहा। 50 अंकों की गिरावट के साथ अभी निफ्टी आके रुक सा गया है, और करीब 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी रुक सा गया है। बैंक निफ्टी के लिए 49500 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ब्रेक लग जानी चाहिए। अगर ब्रेक नहीं लगती है तो फिर चिंता बढ़ेगी, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अब लेके आइए जरा पहले टोटल वो वाले सारे शेयर्स, हाँ जो बड़े वाले शेयर्स होते हैं हमारे। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो दिखाना, 5 रुपये नीचे है। एचडीएफसी करीब 15 रुपये नीचे आपको मिलेगा। टीसीएस भी दिखाओ और इन्फोसिस भी दिखाओ। आज टीसीएस सबके नज़र में रहेगा क्योंकि इसके नंबर्स आने हैं, और बहुत अच्छे से वेट हो रही है टीसीएस के नंबर्स की। ये बहुत बड़ा टेस्ट चेंजर होगा मार्केट का अगर इसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ये बियर्स के टेस्ट को बुल के टेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। इन्फोसिस भी आज करीब 12 रुपये ऊपर है। तो आज मैंने इसे शुरुआत में भी आपसे कहा था कि मेरी नज़र आज आईटी पे थोड़ी ज़्यादा होगी,
और वजह टीसीएस के नंबर्स भी हैं और थोड़ा स्ट्रक्चरली उसकी प्लेसमेंट भी है। LNT इस समय 20 रुपये नीचे, HUL हरे निशान में है। तो जो मैंने 6 शेयर आपके सामने फायर किए, उन सभी शेयर्स में से मेरे को ऐसा कोई खास बड़ा एक्साइटमेंट या फिर वीकनेस बाज़ार के हिसाब से तो नहीं दिख रही है। अब आ जाते हैं जरा बैंक के काउंटर्स पे। जरा बैंकिंग काउंटर्स दिखाना, सभी के सभी बैंकिंग काउंटर्स में टिपिकली क्या हो रहा है। तो जो शुरुआत है उसमें करीब 4 शेयर ऊपर हैं। कोटक ऊपर है, एक्सिस बैंक का आपको ऊपर होगा, जरा दिखाते जाओ और थोड़ा बहुत AU और बंधन ऊपर होना चाहिए। AU और बंधन छोड़ दो, ये एक्सिस बैंक बिल्कुल फ्लैट। एक बार जरा कोटक और दिखा दो, कोटक ऊपर होना चाहिए। और आज जो वीक है बैंक्स में वो HDFC, ICICI और SBI है। इसमें से कन्वर्जन किसका चाहिए? कन्वर्जन चाहिए ICICI बैंक का और एक इंडसइंड बैंक का। दोनों कर सकते हैं, ज़्यादा टूटे हुए नहीं हैं। अगर ये दोनों रिकवर करके ऊपर आ जाते हैं तो ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं होगा। अभी भी एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में कोई खास चेंजेस नहीं हुआ, 3 मिनट हो चुके हैं। वही 50 पॉइंट पे आके निफ्टी आके रुक सा गया है और बैंक निफ्टी भी करीब 300 पॉइंट पे आके रुक सा गया है। इनफैक्ट 250 पॉइंट बोल रहा हूँ, उस पे आके रुक सा गया है। देखते हैं अभी और क्या होता है, बट फिलहाल मेरे को ऐसा कोई अभी तक तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआती नोट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इंडिया विक्स भी दिखा दो, 3 मिनट हो चुके हैं खुले हुए, वो इस समय बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट। तो कोई खास मेजर चेंजेस नहीं है। थोड़ा इंडिया विक्स और गिरेगा, बाजार रिकवर करते हुए आपको दिख सकता है। IT, ऑटो और फार्मास्यूटिकल्स और काफ़ी हद तक FMCG, ये 4 सेगमेंट होंगे जो आज ध्यान रखने वाले हैं। बजट के हिसाब से ध्यान रखना है केमिकल्स को, सिर्फ बजट के हिसाब से अगर ट्रेड करें तो केमिकल्स को ध्यान रखना। आप केमिकल्स के अंदर पोजीशनिंग अच्छी है पिछले 3-4 दिन से। SRF, दीपक नाइट्रेट, UPL, इस तरह के सभी शेयर्स आपको कहीं ना कहीं बस करते हुए दिखेंगे। बजाज ऑटो आज निफ्टी का टॉप गेनर बना, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स जैसे सुबह भी आपको नोटिस कराया था किरण सर ने। M&M भी करीब 0.5% ऊपर है। कमजोरी में SBI है, आप देख पा रहे होंगे देश का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी, आज कमज़ोर है। दिखाइए जरा निफ्टी का बैंक का भी हीट मैप, वहाँ पे आप देखेंगे कोटक तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, थोड़ा बहुत एक्सिस बैंक का आंख में चोली कर रहा है और ICICI बैंक का कन्वर्जन हमको रिक्वायरमेंट है ही है, वो तो हमको चाहिए ही चाहिए। फटाफट से फायर करते जाइए निफ्टी बैंक का हीट मैप, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। कोटक सबसे ऊपर है और आप अगर ICICI बैंक लिस्ट में देख पा रहे हैं तो 0.68% है, ये आपको ग्रीन में चाहिए ही चाहिए। IT में TCS इन्फोसिस ने कमान संभाल रखी है, बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे नहीं बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, बट फिर भी इनका हर निशान में टिके रहना एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि शायद हम अच्छे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी वेलकम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, FIs को वेलकम करने के लिए 3 लोग चाहिए। पहला, खुद वित्त मंत्री चाहिए जो ऐसा बजट के बारे में रखे पोजीशंस के FIs दौड़ के आए। दूसरा, अर्निंग्स चाहिए, अर्निंग्स में भी 2 सेगमेंट चाहिए, फर्स्ट इज़ IT एंड सेकंड इज़ बैंक। इन दोनों का अच्छे नंबर्स आने चाहिए और TCS के साथ आज शुरुआत हो सकती है अगर चाहे तो। बैंकिंग और निफ्टी के अंदर आज थोड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है। निफ्टी बैंक एक अटेम्प्ट ले सकता है वापस ऊपर आने की, वजह पुट कॉल रेशियो है जो कि 70 के भी नीचे चली गई थी, इसलिए थोड़ा बहुत पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ऊपर आ सकता है, बट उसके लिए ICICI और एक्सिस को हर निशान में टिकना होगा और थोड़ी कोटक की हेल्प करनी होगी। ये कुछ एक मिड कैप वाले शेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि केमिकल वाले स्टॉक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप मिड कैप वाली स्क्रीन देख रहे थे उसमें से टाटा केमिकल्स है ना, और नवीन फ्लोरिन, कुछ इस तरह के दीपक नाइट्रेट, ये केमिकल्स के जो शेयर्स हैं ये सब के सब आपको चलते हुए दिखे। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट कर रहे हैं आपको ताकि आपके साथ ओपनिंग का ट्रेड रखा जा सके। किरण सर, सबसे पहले आप बताएं आपके ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे आज सुबह? सो ओवरऑल मार्केट का अगर हम देखें तो जिस तरह से ओपनिंग हुई है, जैसे डिम्पी जी ने बताया कि काफी काम ओपनिंग है, कहीं ना कहीं आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो बुल्स के फेवर में है और वहां पे भी लार्ज कैप स्टॉक डूइंग वेरी गुड। हमने सुबह टाटा मोटर डिस्कस किया था, 800 के ऊपर ही सस्टेन हुआ है। कहीं ना कहीं आप इन्फोसिस देख सकते हो, तो IT के अंदर भी अच्छा एक रुझान है। लेकिन सुबह हमने एक और स्टॉक डिस्कस किया था, एशियन पेंट अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट में रिकवरी पैन आउट होनी है तो जो लार्ज कैप स्टॉक है वो जब तक परफॉर्म नहीं करेगा तो यहाँ से कोई और बेहतरीन रिकवरी आ नहीं सकती है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो हमारा है वो लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर है, तो एशियन पेंट आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो, 2340-45 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करो। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हो तो 2330, 2325 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और इंट्राडे में देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप 2370, 80 तक के टारगेट्स देख सकते हो। लेकिन नजरिया हमारा मीडियम टर्म का है, तो आप इंडिया इंट्राडे प्लस मीडियम टर्म दोनों के हिसाब से एशियन पेंट में लॉन्ग कर सकते हैं। एशियन पेंट्स में लॉन्ग करने की सलाह, नियर टर्म से मीडियम टर्म में नजरिया काफी पॉजिटिव लार्ज कैप स्टॉक्स पर। लेकिन अवनी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? आज टीसीएस के नतीजे है, उसको लेकर के उसके पीछे पीछे जो दूसरी दिग्गज कंपनी है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में कल हमने देखी थी कि एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद में इंट्राडे में ही काफी अच्छी रिकवरी हो चुकी थी, और आज का जो ओपनिंग है वो सपोर्टिव है, पॉजिटिव ओपनिंग है। बहुत ज्यादा उछाल तो हमें नजर नहीं आया है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो मेरे हिसाब से ये आज इंट्राडे में भी काफी अच्छा मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो इन्फोसिस में खरीदारी करेंगे, नीचे 1890 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ ये 2000 तक चल सकता है, और 2000 का लेवल अगर पार करता है तो ये थोड़े पोजिशनल अप्रोच के साथ में 2080 तक भी स्टॉक चल सकता है। नजरिया आईटी सेक्टर से इन्फोसिस पर, लेकिन इसके अलावा कुछ केमिकल स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। भारी तेजी, निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ दोनों स्टॉक्स 10% की ऊपरी सर्किट में लॉक्ड इन है। और इसके अलावा बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस में भी करीब 6.5 से 8.5% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इस बीच मनप्पुरम फाइनेंस पर हमारे मेहमानों का नजरिया लेंगे। 4.5% की तेजी, आरबीआई ने कंपनी की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे लोन डिसबर्समेंट्स पर, वो अब निकाल दिए हैं 4.5% ऊपर। अवनी, मनप्पुरम फाइनेंस क्या राय होगी इस स्टॉक पर? मनप्पुरम फाइनेंस में गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन फॉलो अप बाइंग अभी तक आई नहीं है। यहाँ पे ऊपर के तरफ जो डेली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस है अराउंड 192 का है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को पॉजिटिव टेरिटरी में तो आ चुका है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है अराउंड 186 तक, तो वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर इसका टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 192, और अगर वो पार कर पाता है 192 का लेवल, तो वहां से ऊपर के तरफ चल सकता है करीबन 198 तक। और नीचे आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 182 का। 182 का स्टॉप लॉस और 198 तक के लेवल्स मनप्पुरम फाइनेंस में दिख सकते हैं 5% की तेजी के साथ कारोबार। लेकिन इस बीच कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा दबाव आज के सत्र में दिखा है। एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक सभी स्टॉक्स आधे से 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। किरण जी, क्या राय होगी आपकी इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? तो निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे तो इंडेक्स में कहीं ना कहीं सपोर्ट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। थर्ड टाइम कहीं ना कहीं जो इंडेक्स है वो 62, 6300 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे अगर आप एसबीआई का चार्ट देखोगे तो एसबीआई में भी एक आध लॉन्ग टेल, लॉन्ग शेडो बना है, और वहां से एक रिकवरी अच्छी पैन आउट हुई है। तो चांसेस आर वेरी गुड कि यहाँ से हम रिकवरी देख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ साइन ऐसे दिख नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन करनी है तो एसबीआई या तो कैनरा बैंक में आप ध्यान रख सकते हो, या तो इस गिरावट में बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी कम गिरा है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ये दोनों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। एसबीआई की अगर हम बात करें तो 760 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। 750, 740 का एक स्टॉप लॉस रखे, जैसे ही ऊपर में 780 का लेवल क्रॉस होगा एक रिकवरी आप देख सकते हो। थोड़ा रिस्की कॉल है, लेकिन एसबीआई पे आप ध्यान दे सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सपोर्ट को होल्ड रखे काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से हाइट ऑफ हाइट पैटर्न में रिज्यूम भी हुआ है। तो 230 के आसपास की क्लोजिंग है, या तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आप लॉन्ग करके जा सकते हो। नीचे में 220 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापिस आप ऊपर में 250, 260 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों हमें प्रेफर्ड पिक लग रहे हैं। चलिए, प्रेफर्ड पिक और फंडामेंटली भी अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक्स, फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर पीएसयूज में ग्रोथ अबव गाइडेड रेंज देखने को मिली है। लोन बुक, डोमेस्टिक डिपॉजिट और एडवांसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट्स पर ज़रूर नज़र होनी चाहिए, साथ ही एसबीआई भी किरण जी के रेडार पर इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें, बाजार की शुरुआत भले ही फ्लैट देखने को मिली है, बड़ी काम शुरुआत है, लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की रेंज जो है उसे निफ्टी ने बरकरार रखा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 50,000 के मार्क के नीचे भले इस वक्त हम उसे ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कमजोरी के ही नजर आ रहे हैं। सारे के सारे मेजर सेक्टोरल इंडिसेस की अगर बात करें, वहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है।
लेकिन निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है यहाँ पर बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा है, लेकिन ऑटो इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। ऑटो इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स की बात करें तो बजाज ऑटो 1.5% ऊपर, एमएनएम और एमआरएफ इन दोनों स्टॉक्स में भी करीब आधे % की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। किरण सर, क्या राय होगी आपकी? बजाज ऑटो पर 1.5% की शानदार तेजी आज सुबह दिखी है। सो डेफिनेटली ऑटो इज द अगेन अ कैंडिडेट की जहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो या तो कोई भी ऑटो देखिए आप, सुबह गैप अप के साथ ओपन हुए थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। इवन बजाज के अंदर भी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, जब तक 8500 ब्रेक नहीं करेगा तब तक डेफिनेटली आप बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ रहेगी। लेकिन जिस तरह से जो ओपनिंग होने के बाद जो गिरावट आई है उसकी वजह से थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे हम। तो नई खरीदारी के लिए तो नहीं, लेकिन जिनके पास है वो 8500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर आप स्क्रीन रीडर हैं, मार्केट को देखते हैं स्क्रीन से, तो एक चीज़ आपको आज नोटिस हो रही होगी, आज निफ्टी के अंदर कोई अटेम्प्ट नहीं हो रही है पुल बैक आने की, बल्कि बैंक निफ्टी बार बार अटेम्प्ट ले रहा है थोड़ा रिकवर करने की। वजह आपको बहुत साफ बता देता हूँ मैं। एक दो शेयर्स हैं जिनकी वेटेज है मार्केट के अंदर, उनमें थोड़ा सा पुल बैक वापस आया। जैसे एसबीआई अपने निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर करके आया है। ये एक इम्पॉर्टेंट शेयर मेरे को थोड़ा सा दिखा जिसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई है। बस वैसे और तो कुछ खास अभी चेंजेस नहीं है। बट हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर एक रिकवरी की अटेम्प्ट होने की स्क्रीन रीडिंग बता रही है, यानी स्क्रीन से देखते हो आप तो आपको समझ में आने लगता है निफ्टी के अंदर वो अटेम्प्ट नहीं हो रही है। एक और चीज़, अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो अभी थोड़ा शांत है, 0.5% ऊपर है। ये अगर नहीं भी बढ़ा ना यहाँ से, ट्रस्ट में अगर ये नहीं भी बढ़ा तो हो सकता है अगले आधे पौने घंटे के अंदर बैंक निफ्टी हरे निशान में आ जाए। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये नहीं बढ़ना चाहिए यहाँ से बस, क्योंकि डाटा ये अलाउ कर रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर छोटा मोटा एक पुल बैक आना चाहिए यहाँ से, और उसके लिए वो तैयार भी हो रहा है। लेट होप कि कुछ ना कुछ ठीक होगा ही। और एक और दो चीज़ें और हैं जो मेरे को नोटिस करनी थी। एक बार केमिकल्स वाले सभी शेयर्स फायर करो, बालाजी एमाइंस, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, टाटा केमिकल्स, ये सभी शेयर फायर करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि केमिकल्स की पोजीशंस ठीक बजट से पहले ज़रूर बनानी चाहिए। ये हिस्टोरिकली भी प्रूव है। अब खबर मार्केट में हो कि भी गैस के प्राइस बढ़े, या खबर में मार्केट में ये हो कि गैस की किल्लत हो गई, लेकिन ये इवेंट बजट से आसपास पहले ज़रूर होता है। और टिपिकली आप सभी जो शेयर्स मैंने आपके सामने फायर करवाए हैं, आप देख पा रहे होंगे उन सभी के अंदर ये काम देखने को मिल रहा है। एनी हाउ, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक दो चीज़ें और मार्केट के मैं आपको नोटिस कराता हूँ। आज के लॉन्ग शेयर्स कहाँ कहाँ पे पोजीशंस बन रही है, और अवनी मयूरेश से और किरण सर से ज़रा पता करते हैं उसके बारे में। IGL ज़रा दिखाओ। ये है गैस का स्टॉक, बट इसका रेफ्रिजरेशन गैस से या इसका गैस की कमी से कोई लेना देना नहीं है। टिपिकली बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स है। 2 दिन पहले हमारे एक रिपोर्टर ने आपको खबर बताई थी कि PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस, जो आपके घरों में आती है, येलो कलर के पाइप लगे होते हैं, उस पर सरकार थोड़ा वेटेज बढ़ाएगी इस बार और थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगी एज़ कम्पेयर टू CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपके पैसेंजर व्हीकल्स में डलती है, वो वाली गैस नहीं, PNG वाली पाइप्ड नेचुरल गैस, उस पर थोड़ा फोकस्ड होगा। IGL के पास वो बिजनेस भी है। शेयर 4.5% ऊपर है। MGL भी करीब 2% ऊपर है। मयूरेश सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं ना IGL और MGL में पैसा लगाने की? बीच बीच में कुछ पॉलिसी बेस्ड खबर आती है, बहुत बुरी तरह से बेचारे टूटते हैं, लेकिन फिर से रिकवरी की अटैम्प्ट लेते हैं। और ठीक है, मयूरेश सर से तो बात नहीं हो पाएगी। अवनी से ही एक बार ज़रा पता करते हैं। अवनी, एक बार ज़रा MGL और IGL के स्ट्रक्चर चेक कर लो। ये उतरते लिफ्ट से हैं और चढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी मेरे हिसाब से ये सीढ़ी चढ़ने के मूड में है, और दोनों पे ही व्यू, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी जो 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही है, लेकिन यहाँ से एक छोटी रिकवरी हमें दिख सकती है। अगर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो IGL में ओपन होते ही काफी एक बड़ी उछाल आ चुकी है, तो यहाँ से MGL पे ध्यान दे सकते हैं। ऊपर के तरफ अराउंड 1330 तक का मूव हमें दिखाई पड़ सकता है, और नीचे इसमें आपको स्टॉप लॉस भी 1250, छोटा सा ही स्टॉप लॉस लगाना है। आज का जो लो है 1252 का है, बस उसके बिल्कुल नीचे 1250 पे स्टॉप लॉस लगा करके इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
ओके, ठीक है। अजीत मिश्रा भी मेरे को स्क्रीन पर अब दिखने लग गए हैं। अजीत सर नमस्ते, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं सर? मार्केट खुलने के बाद कौन से शेयर्स देखे हैं आपने? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मार्केट्स में प्रेशर अभी भी जारी है। थोड़े बहुत इंडेक्स अभी वेट्स हैं जिसकी वजह से पेस ऑफ डिक्लाइन रुका हुआ है। तो इंडेक्स में तो क्लियर कट नेगेटिव साइड पे ही आपको रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक दोनों साइड पे पोजीशनिंग रखिए। अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, तो आपको जहां पे स्ट्रेंथ है वहां शायद आपको स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आए, जहां वीकनेस है शायद वहां पे आपको प्रेशर नजर आए। तो वो देखते हुए डिफेंसिव साइड्स पे डॉक्टर रेड्डीज जो कि आउट परफॉर्म किया विद इन द फार्मा स्पेस, एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद पिछले करीब 4-5 दिन से एक अच्छा कंसोलिडेशन देख चुका है और मुझे लग रहा है एक पिवट फॉर्मेशन चल रहा है इसमें कि जो कि नेक्स्ट लेग तक के अप मूव के लिए लेके जाएगा। करीब 1430 तक के लेवल्स इसमें नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम जहाँ पे कि नेगेटिविटी दिख रही है, काफी मेजर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आया था टाटा पावर में और उसका मूव का कंटिन्यूएशन हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी। स्टॉक करीब 353 तक के लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ 382 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट की रिकमेंडेशन। एक लॉन्ग साइड कॉल डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और साथ ही टाटा पावर में टुवर्ड्स डाउन साइड रिकमेंडेशन आती हुई अजीत की तरफ से। जहां फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की बात हो रही है, वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम जाइडस लाइफ के स्टॉक पर भी अजीत देखने को मिला है। गुड मॉर्निंग। जाइडस लाइफ देखेंगे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स या यूं कहे अगर सेक्टर स्पेसिफिक चाल देखें कमजोरी जरूर है, लेकिन जाइडस लाइफ में 3% की मजबूती के साथ शुरुआती तेजी और ये तेजी जो है इस वक्त भी कायम नजर आ रही है। 1008 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि फार्मा में फेजेस वाइज आपने पार्टिसिपेशन देखा। तो जहाँ पे कि पहले डॉक्टर रेड्डीज में मूव आया, उसके बाद आपने देखा ल्यूपिन, सन फार्मा, ग्रैनुअल्स और अब जो कि रह गए थे नाम, उन सभी स्टॉक्स में मूव आ रहा है। जैसे कि बायोकॉन में भी हाल फिलहाल में मूव देखा। जाइडस लाइफ उन कुछ लास्ट नामों में से है जहाँ पे कि रिकवरी देखने को मिल रही है। आज की अगर क्लोजिंग हो जाती है 1010 के ऊपर तो एक अच्छी क्लोज, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज होगी, क्योंकि पिछले करीब 1.5-2 महीने का अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन तो बहुत एक टाइट बैंड में इसने कंसोलिडेट किया था अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड करते हुए। तो अब उसको रिक्लेम कर लिया है, अपने 100 EMA को भी रिक्लेम कर लिया है। तो इंडिकेशन ये है करीब 1070, 1080 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी 980 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1070 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 980 का स्टॉप लॉस और 1070 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त बाजार में जहाँ उठा पटक हम देख रहे हैं, इंडेक्सेस पर खास नज़र होनी चाहिए और साथ ही मेजर कंट्रीब्यूटर्स बाजार को सपोर्ट करने वाले 5 खिलाड़ी की अगर बात करें, कोटक बैंक, इन्फोसिस, M&M, हिंडाल्को और बजाज ऑटो, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिसमें बैंक्स हैं, IT पैक है, ऑटोमोबाइल स्पेस है और साथ ही बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स और हिंडाल्को जैसे स्पेसेस हैं। न्यूज़ फ्लो के चलते और ब्रोकरेजेस के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में मोमेंटम इस वक्त नजर आ रहा है। इसके विपरीत L&T, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और सन फार्मा, यहाँ पर बिकवाली का दबाव आप देख पाएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी रुझान जो है इस वक्त काफ़ी फ्लैट, काफ़ी वॉलेटाइल नज़र आ रहा है, लेकिन नज़र नहीं हट रही है स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से। नवीन फ्लोरीन, SRF, दीपक नाइट्रेट, जिसका जिक्र हम लगातार बाजार खुलने के साथ साथ कर रहे हैं, अच्छा खासा एक्शन, 13% की तेज़ी इस वक्त अगर आप देखेंगे। और साथ ही कमोडिटी केमिकल्स में टाटा केमिकल्स को भी जोड़ देना चाहिए, वहाँ पर भी अच्छी खासी मजबूती के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा स्पेस है, बजट से ठीक पहले हम देख रहे हैं, इस पर लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि इस पर एक नज़र होनी चाहिए। और आज की इस तेज़ी के पीछे की एक वजह भी है जिस पर एक डीप डाइव रिसर्च कर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि केमिकल स्पेस में इतना तेज़ी का रुझान क्यों नज़र आ रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डेवलपमेंट को लेकर बजट में कुछ करार, कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। ये हमने ET Now स्वदेश एक्सक्लूसिव कर आपको बताया था और इनफैक्ट जब से खबर हमने बताई है उसके ठीक बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में तूल पकड़ता हुआ नजर आया। IGL, MGL के स्टॉक प्राइसेस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जहां जहां ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं वहां वहां इंपैक्ट देखने को मिला है। मन्नापुरम फाइनेंस पर खबर आई, ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है, उसका एक इंपैक्ट है। टाटा मोटर्स आज सुबह किरण ने उनकी कॉल दी थी और साथ ही नेगेटिव डाउन साइड में हिंडाल्को, क्योंकि सब्सिडरी नोवेलिस की कमजोर बिजनेस अपडेट आई है। हिंडाल्को के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करना चाहिए। एडजस्टेड कामकाजी मुनाफा 20% घटा है नोवेलिस का। ऑटो शिपमेंट में कमी और स्क्रैप प्राइस बढ़ने से कामकाजी मुनाफे पर भी असर पड़ता हुआ।
लेकिन इस खबर के बावजूद हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेजी हिंडाल्को में। अजीत, 595 के लेवल्स पर आपकी राय हिंडाल्को पर टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? मानसी देखिए, ओवरऑल मेटल इज अ पैक, यहाँ पे वीकनेस चल रही थी, तो पीएसयू के साथ अगर कोई एक सेक्टर था जहाँ पे कि कॉन्टिन्यूसली आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, तो उसमें से आपके मेटल काउंटर्स जरूर आते हैं। हिंडाल्को में बेसिकली अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया करीब 575 के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जिसको इसने 2 दिन पहले टेस्ट किया था, तो वहां से हम देख रहे हैं एक रिस्पाइट, बट ये अभी एक नॉर्मल रिकवरी है, एक रिस्पाइट ही है। 600-610 का जोन है, वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, तो जिनके पास पोजीशन पुरानी फंसी हुई है लॉन्ग साइड पे, डेफिनेटली उनको यूज करना चाहिए इस रिकवरी को रिड्यूस करने के लिए। और जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं करीब 600 के पास, आपको ये स्टॉक में 610 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, नीचे पे दोबारा से करीब 580 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ टारगेट्स 580 के नजर आ सकते हैं। फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। क्लियरली सब्सिडरी के जो डेटा आए हैं वो डेटा कमजोर हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में मोमेंटम है, लेकिन गिरावट की तरफ ही संकेत नजर आ रहे हैं। इस बीच स्विगी जोमेटो पर भी एक नजर होनी चाहिए। बर्नस्टीन की रिपोर्ट एक स्विगी पर आई है, जहां पर इन्होंने कवरेज इनिशिएट की है। करीब 3% की तेजी इस वक्त स्विगी के स्टॉक प्राइस में 505-506 के स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू की। इनका मानना है कि 25% तक के रिटर्न्स इन स्तरों से भी स्विगी में नजर आ सकते हैं। 635 तक के टारगेट से मानकर चल रहे हैं। सुपरफास्ट डिलीवरी मॉडल से कंपनी को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। वैसे भी स्विगी की अगर बात करें, जो डेवलपमेंट्स, जो इनोवेशंस लगातार नजर आ रहे हैं, ये बात तो तय है कि स्विगी वर्सेस जोमेटो अब एक स्टोरी जरूर हो चुकी है। अजीत, आपकी राय, दोनों में से कौन सा पिक करेंगे? इस वक्त अगर देखें तो ब्रोकरेजेस के रेडार पर स्विगी है, 635 तक के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मानसी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स में आपने एक ठीक ठाक करेक्शन देखी है। जोमेटो में एनीवेज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है पिछले साल में, और अब जाके पिछले करीब 1-1.5 महीने से आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का फेज देख रहे हैं। स्विगी में रिसेंट लिस्टिंग थी, उसमें ऑलमोस्ट जो लास्ट फेज था ऑलमोस्ट दोनों का आइडेंटिकल रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि स्विगी का अपर हैंड है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से टेक्सचर है अभी, हो सकता है जोमेटो में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड होते हुए नजर आए। यहाँ पे आपको 470 का जोन है, स्विगी में वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया है। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स के जितना नजदीक आप खरीदेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई डिप मिल जाता है या फिर आप एक्यूमुलेट करते हैं 490 से लेकर 510 की रेंज में, तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। 530 एक पहला टारगेट होगा, फिर 560 तक के लेवल्स। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स पर भी होनी चाहिए। ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले अपसाइकल का ट्रेंड जरूर बरकरार है, ये फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन इस वक्त की तस्वीर अगर आप देखेंगे, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में कमजोरी के साइंस लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों में बिकवाली का दबाव भी, और इसके पीछे की वजह भी है। अगर ताज़ा चैनल चेक्स की माने तो लॉन्चेस काफ़ी म्यूटेड नजर आए हैं। बड़े ब्रांड्स जो हैं उन्होंने लगभग एक प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ Q3, यानी कि अगर बड़े ब्रांड्स के डेवलपमेंट की अगर बात करें, सिर्फ एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है Q3 के एंड तक। सालाना आधार पर ग्रोथ जो है फ्लैटिश रहने के अनुमान है, लेकिन डिमांड जो है वो अब भी स्ट्रांग है। और इसी का एक कह सकते हैं कि टेक है कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स में अब भी रियल एस्टेट सेक्टर पर पॉजिटिव नजरिया है। जेफरीज की रिपोर्ट की अगर माने, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक और DLF इनके रेडार पर हैं। खरीदारी की राय तीनों पर दी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 3750 तक के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं, वहीं मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा में 1650 तक के टारगेट्स, और साथ ही DLF में 1000 तक के टारगेट्स के लिए ये अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। अजीत, गिरावट है इस वक्त, क्या गिरावट में खरीदारी के मौके रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं बन रहे हैं? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हुई थी बीच में। रियलिटी पैक में काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था, अलॉन्ग साइड विद बैंकिंग और IT। एक टाइम ऐसा था कि ये थर्ड बेस्ट सेक्टर ट्रेड कर रहा था। एक करेक्टिव फेज में जरूर है, बट मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म का आपका बायस है तो मैक्रोटेक डेवलपर लोधा, यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर मिल रहा है, कंसिडरिंग कि ये अपने 100 EMA के पास आ रहा है। 1300 के पास वो एवरेजेस प्लेस्ड है, और आप 1325 के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन के बारे में देख सकते हैं 1250 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट स्विंग में दोबारा से 1450, 1500 तक के लेवल्स में पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं। नजरिया रियल एस्टेट के कुछ स्टॉक्स पर, लेकिन इस बीच हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ चुके हैं। नरेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेटल सेक्टर से हिंडाल्को पर तो हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा जिंदल स्टील और नैल्को, इन दोनों स्टॉक्स में 1.5 से 2.5% की गिरावट दिखी है।
मेटल सेक्टर से इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी और इसके अलावा कोई और स्टॉक इस सेक्टर से जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? जिंदाल स्टील अभी भी साइडवेज बैंड में रिलेटिवली बेटर है, बाकी स्टील स्टॉक्स है 900 के आसपास बाइंग सजेस्टेड है, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। नाल्को में भी जो लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट था स्टॉक का अराउंड 190-200 था, जहां से स्टॉक शुरू हुआ था, तो यहाँ से एक बॉटम बनना चाहिए ये बैंड में और स्लो रिकवरी होनी चाहिए। जो स्टॉक जहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है वो है वेदांता, जहाँ पे रीसेंट बॉटम 435 का है, नवंबर का भी बॉटम 435 का, सो वो स्टॉप लॉस से एक बाउंस बैक ट्रेड बनता है। नजरिया कुछ मेटल स्टॉक्स पर, लेकिन इस बीच आईजीएल 5% से ज्यादा की तेजी, जाइडस लाइफ साइंसेज अभी करीब 4% ऊपर है। अजित, क्या राय होगी आईजीएल और जाइडस लाइफ पर? बिल्कुल, देखिए आशीषा, यहाँ पे आईजीएल में हाल फिलहाल में एक काफी वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिले हैं। स्टॉक 450 से आपने 400 और दोबारा से आप देख रहे हैं उन्हीं लेवल्स के पास। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये डेली चार्ट्स पे एवरेजेस हैं वो कोइंसाइड हो रही हैं करीब 445-450 के जोन पे। तो इन लेवल्स के पास थोड़ा बहुत आपको वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिलेंगे, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि जब भी आप 450 के ऊपर सेटल हो जाएंगे तो फिर एक जो नेगेटिव फेज था इसका, जिससे एक काफी मेजर डिक्लाइन देखने को मिला था इसको, वो कहीं ना कहीं सबसाइड हो जाएगा, फिर एक नॉर्मल ट्रेंड में आ जाएगा कि जिसमें ग्रेजुअली आपको 480-490 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो एक गैप है डेली चार्ट पे वो भी फिल हो जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है 405 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस पोजीशन में, और पहला पड़ा 450 का, उसके बाद करीब 490। और वहीं पे जो जाइडस की हमने बात की थी पहले भी कि वहां पे करीब 1070 तक के लेवल्स हमको एंटिसिपेटेड है करीब 980 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो जाइडस लाइफ साइंसेस और इसके अलावा आईजीएल, इनफैक्ट आईजीएल ही नहीं एमजीएल के स्टॉक में भी करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। लेकिन इस बीच आईटीआई लिमिटेड स्टॉक पर नजर डालेंगे। याद रखिए हाल फिलहाल में स्टॉक काफी बढ़ चुका है। पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो 20% की तेजी वहां पर, लेकिन आज थोड़ा सा दबाव, 2% की गिरावट के साथ कारोबार। नरेश, क्या राय होगी आईटीआई लिमिटेड स्टॉक पर? प्रॉफिटेबल रहेगा, बहुत लो फ्लोट स्टॉक है, 2% फ्लोट अवेलेबल है खाली, डिलीवरी वॉल्यूम्स भी लो होता है, तो काफी मूव ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक 230-250 से 500 के ऊपर तक चल चुका है लास्ट 2 महीने में, तो ये भाव पे अवॉइडेबल होगा। अवॉइड करने की सलाह। आईटीआई लिमिटेड पर लो फ्लोट है, इसी के चलते शायद स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में काफी उछाल भी दिखा है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर से कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बलरामपुर चीनी, सभी स्टॉक्स में 1 से 1.5% की तेजी आज दिखी है। अजित, इन स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? बिल्कुल आशीषा, देखिए एफएमसीजी एज अ पैक इसमें गिरावट मार्केट की गिरावट के पहले शुरू हुई थी और काफी अच्छा प्राइस करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक टाइम वाइज बेसिकली कंसोलिडेशन देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दीज, जितने भी बड़े नाम है एफएमसीजी स्पेस में से। कोलगेट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही है। नियर टर्म में करीब 2925-2930 जो कि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज है वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर करीब 3000 तक के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 2770 के स्टॉप लॉस के साथ 3000 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। नजरिया एफएमसीजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर आज अच्छी तेजी। कोलगेट करीब 2% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बलरामपुर चीनी में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। लेकिन इस बीच यूनाइटेड ब्रूअरीज स्टॉक पर नजर डालेंगे। कल करीब 5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था, आज 0.5% की तेजी। याद रखिए तमिलनाडु में उन्होंने अपने सप्लाईज बंद कर दिए हैं और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट शायद कंसिडर कर सकती है प्राइसेस बढ़ाना, और गवर्नमेंट के जो ड्यूज है कंपनी पर करीब 700-800 करोड़ के आसपास वो भी रीपे कर दिए जाएंगे। तो कल की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी रिकवरी स्टॉक पर दिखी है। नरेश, यूनाइटेड ब्रूअरीज, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? तो टेक्निकली इसमें काफी बार अटेम्प्ट्स हुए 2150 के आसपास ब्रेकआउट करने के। लास्ट अगर हम देखें 6 से 8 महीना 2150 टू 2200 में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। सपोर्ट 1900 के पास है, तो ये रेंज है। सो जब भी ये 2150 क्रॉस करेगा, अगर अनाउंसमेंट या कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। तो ऑन रडार है, अगर इस भाव पे भी लेना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 1950 का। देखिए कोशिश तो हो रही है वापस बैंक निफ्टी को ऊपर आने की। अभी 107 पॉइंट की
गिरावट है। इंडिया विक्स अब बढ़ नहीं रहा, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले नोटिस भी करवाया था। दूसरा पॉइंट, एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन की रेशो दिखाना, एडवांस डिक्लाइन की रेशो जिसमें एफ वाले शेयर्स भी हैं, आपको थोड़ा वहाँ से भी फील गुड आएगा। पता है आज मार्केट की स्क्रीन रीडिंग कुछ और बता रही है। देखो 68 शेयर अभी भी ऊपर है, ये स्लाइटली 75-78 शेयरों का आंकड़ा हो जाएगा तो फिर आपके हाथ में पोजीशंस धीरे धीरे करके आने लग जाएंगी, अच्छे शेयर्स भी मिल जाएंगे। एक बार ज़रा आईटी का इंडेक्स दिखाओ, निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी का आईटी इंडेक्स, एक बार ऑटो का इंडेक्स, ये दोनों दिखा दो एक बार, निफ्टी आईटी इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स। अगर आप इन दोनों को देखेंगे ना तो स्लाइटली आईटी आपके फेवर में आज खड़ा है। डैमेज नहीं करना ही फेवर होता है आज की डेट में, नहीं तो ये आईटी ने तो बहुत आपको डिस्टर्ब किया, आपको मालूम ही है। टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं तो टीसीएस भी एक बार फायर करना चाहो तो एक बार वो भी दिखा सकते हो। कुल मिला के थोड़ा भी वेट एंड वॉच और करने की ज़रूरत है, बट जैसे हमने सुबह भी कहा था, अगर आप लेना चाहते हो इस डिप का इस्तेमाल करना, एकुमुलेट करना, 1-2 लॉट ले सकते हो, ले लेना, 10 लॉट की कैपेसिटी है तो, और लेके छोड़ देना है। हम इसलिए ले रहे हैं कि हम अच्छे वैल्यू पे ले रहे हैं, हम इसलिए नहीं ले रहे कि पुल बैक आएगा। पुल बैक जब आएगा तब आएगा, हम सिर्फ अच्छे वैल्यू पे शेयर माल को इकट्ठा कर रहे हैं, गोदाम में खरीद के रख रहे हैं। ये गोदाम की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी जब बढ़ना होगा मार्केट को। आप इससे आग्रह ना करें, हाँ इससे अभी उम्मीद ना करें, जैसा होना है अपने आप से ठीक होगा। कल भी रिकवरी बिना किसी वजह के और फॉल भी बिना किसी वजह के ही आपको दिख रहा था, क्योंकि बिना एफआईज का मार्केट है और इसको रोटेट करना, ऊपर नीचे करना काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ लॉन्ग पोजीशंस मैंने और निकाली हैं, एक बार ज़रा मैं इससे नरेश से पता कर लेता हूँ, फिर अजीत सर के पास भी आएंगे और मनापुरम की एक डिटेल है वो भी आपके सामने हम रखेंगे। पहले कुछ लॉन्ग पोजीशंस वाले शेयर्स, नरेश भाई एक बार ज़रा एक कोलपाल चेक करना, कोलगेट पामोलिव बिना वॉल्यूम का चल रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा बट पीछे से बैकड अप वॉल्यूम नहीं है, कितना खींचेगा और अपने आप को ये? बाउंस बैक हो सकता है 2950 3000 तक, जो इंटरिम हाई था नवंबर में भी। स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है 3900 से 2700 तक। एक सिमिलर बाउंस बैक काफी एफएमसीजी स्टॉक्स में पॉसिबल है, जहां से 3-5% बाउंस बैक प्योरली क्योंकि 25-30% गिरे तो थोड़ा बाउंस बैक बनता है। सो बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी साइडवेज हो जाएगा वो बाउंस के बाद। देखते देखते आईजीएल करीब 6% ऊपर आ गया और एमजीएल के अंदर भी 3.5% तक की बढ़ा था। थोड़ी देर पहले आपको अवनी गाइड भी करके गई हैं। नवीन और एसआरएफ के अंदर तो चलो समझ में आता है, कोई एंगल है गैस वाला तो इसमें 10% ऊपर है, बट इसके अलावा एक आईएक्स नाम की कंपनी और है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रही है, रोज़ कुछ ना कुछ जोड़ रहा है ये। अजीत सर एक बार जरा आईएक्स चेक करना, ये बजट ओरिएंटेड शेयर है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। टिम्पी देखिए यहाँ पे जो डिक्लाइन के बाद एक रिकवरी का जो अटेम्प्ट था जिसमें स्टॉक को 190 तक लेके आए थे हम 155 से, उसके बाद जो इसमें बेस फॉर्मेशन हो रही थी उसमें इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे नहीं जाना चाहिए था, तो वो जाने की वजह से अब दोबारा से रेंज बाउंड हो गया है। मीन्स आपको जितनी बार ये 180-82 के जोन में दिखेगा तो वहां पे आपको प्रेशर दिखेगा। वो अगर ब्रेक हो भी जाता है देन 187-190 जो कि इसका प्रीवियस हाई था उन लेवल्स तक, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बिकॉज आप अभी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे का रिस्क अभी भी खुला हुआ है, तो यहाँ शॉर्टिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। इस पुल बैक में जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है उनको यूटिलाइज करना चाहिए इस पुल बैक में पोजीशन, अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए, और साथ ही साथ 172 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, उसके नीचे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको जरूर निकालें। ठीक है, डन। ये आईएक्स को लेकर एक रणनीति आपके सामने है। देखते ही देखते बैंक निफ्टी के अंदर क्या रिकवरी आई है। अभी 190 पॉइंटों का नुकसान था, अब सिर्फ 70 पॉइंट का ही नुकसान रह गया बैंक निफ्टी के अंदर, और कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी देर में हरे निशान में भी आ जाए, जैसे हम आपको थोड़ी देर पहले इंडिकेट भी कर रहे थे कि डाटा अलाउ कर रहा है। और आपको बताओ इंडिया विक्स अब वापस से लाल निशान में है। ये इंडिया विक्स नहीं भी बढ़ेगा ना तो बैंकिंग काउंटर्स रिकवर करेंगे आज निफ्टी आईटी पे मेरी उम्मीद ज़्यादा है, ऑटो पे ज़्यादा है और थोड़ा बहुत बैंक्स पे ज़्यादा है, तो इंडिया विक्स बढ़ना नहीं चाहिए, तो आपका आईटी काम आएगा। अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, एकदम से एक्साइटमेंट नहीं रखनी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा एकुमुलेट कर दो, इकट्ठा करो वैल्यूएशन को चेक करके कि हम माल ले रहे हैं गोदाम में रख रहे हैं, कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, किस रूप में बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा अभी पता नहीं, छोड़ दो उसको। आप सिर्फ अच्छी वैल्यूएशन से माल पकड़ के बैठ जाओ चुप करके शांति से। वरुण दुबे मेरे साथ वापस से जुड़ रहे हैं ताकि मनापुरम फाइनेंस के अंदर जो आज तेज़ी आई है इसके ट्रिगर्स आपको बता पाएँ और ज़्यादातर रिपोर्ट्स क्या कह रही है वो भी आपको बताएंगे। वरुण जरा बताएं मनापुरम फाइनेंस में आज तेज़ी की वजह। देखिए, मनापुरम फाइनेंस में तेज़ी की वजह है इस कंपनी की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। दरअसल आरबीआई से
आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में लोन्स देने के लिए, डिसबर्समेंट के लिए फिर से अप्रूवल मिल गया है। दरअसल अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने इसे नए कस्टमर जोड़ने से मना किया था क्योंकि कुछ खामियां पाई गई थी इस कंपनी के कारोबार में। उसके बाद कंपनी ने लगातार प्रयास किया था कि वो खामियां जो है उसको ख़त्म करे और फाइनली अब आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है कि आप नए कस्टमर जोड़ सकते हैं, आप लोन्स दे सकते हैं, डिसबर्समेंट्स दे सकते हैं अपने माइक्रो फाइनेंस कारोबार में। देखिए, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस इसमें मन्नपुरम करीब 97% के आसपास का हिस्सा जो है वो रखता है और पिछले कुछ साल में माइक्रो फाइनेंस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है इस कंपनी की। ओवरऑल AUM में अगर आप देखते तो माइक्रो फाइनेंस का हिस्सा करीब 30% के आसपास का था, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा हिस्सा रखता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैन लग गया था उसके बाद थोड़ी दिक्कतें हो गई थी। हालांकि ज़्यादा दिक्कत आपको Q3 के रिजल्ट में देखने मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में अब जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म होते हुए नजर आ रही है। और इस खबर के बाद दरअसल ब्रोकरेज हाउसेस ने इस स्टॉक को अपग्रेड भी किया है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो बोफा की एक रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपने जो ओवरऑल EPS एस्टीमेट है आगे के लिए उसको भी बढ़ा दिया है 1 से 4% तक और अपने प्राइस टारगेट को 208 से बढ़ा के अब 235 के आसपास कर दिया है। जेफरीज ने भी इसके ऊपर अपना टारगेट बढ़ाया है, 167 से बढ़ा के 190 का किया है और मॉर्गन स्टैनली भी 175 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वैसे तो लगा ही था इनको कि ये अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन अप्रूवल आ गया है तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छा खासा पॉजिटिव है। माइक्रो फाइनेंस कारोबार अच्छी ग्रोथ करता था, अच्छे निम्स आते थे, तो वो इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि ये देखना चाहेंगे कि आगे चल के माइक्रो फाइनेंस कारोबार को कंपनी कैसे हैंडल करती है, क्योंकि फिलहाल अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस उतना अच्छा कर नहीं रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस कंपनी के बहुत सस्ते हैं, वो एक फ़ायदा मिलेगा और क्योंकि अब नया बिजनेस आ जाएगा तो वो कंपनी को आगे जो ग्रोथ है उसमें मदद करेगा। इसके लिए इन्होंने अपने प्राइस टारगेट भी बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ एक बात आपको और बता दूं कि इसके पहले, ये बैन लगने के पहले आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस ने IPO के लिए भी अप्लाई किया था और क्योंकि बैन लग गया था तो IPO माना जा रहा था कि शायद खटाई में पड़ सकता है, लेकिन अब क्योंकि फिर से अप्रूवल मिल चुका है तो हो सकता है कि जल्द आपको आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का IPO भी देखने मिले, क्योंकि अप्रैल 2025 तक इनके पास वक्त है कि IPO के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सेबी से अप्रूवल ले लिया है। अगर तब तक नहीं लाए IPO तो शायद फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन वो IPO का रास्ता जो है वो भी फिर से खुल चुका है। तो इस अप्रूवल के बाद काफ़ी सारे मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है और इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक में इस तरह का रिएक्शन है। ठीक है सर, समझ में आ गया सारी बात जो आप बता रहे थे। 4.5 से 5% अभी भी मन्नापुरम ऊपर है और ध्यान रखें डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंजम्पशन वाली कंपनीज पे बेनिफिट आएगा। हालांकि लीग में थोड़ा पीछे खड़ा है, बट फिर भी इन सभी कंपनीज पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर आएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और शेयर्स ज़रा चेक करवा लेते हैं। एक दो शेयर्स लिस्ट में हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का बढ़िया मूवमेंट दे रहा है, मेरे को लग रहा है शायद और चलेगा कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार ज़रा दिखा रहा, कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो इसमें तो ज़रा वो भी पता करेंगे। एक काम करते हैं, ऑप्शंस जोड़ ही लेते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको एक ऑप्शंस का ट्रेड बताएंगे, फिर हम कोटक के बारे में भी पता करते हैं। नीलेश भाई नमस्ते, बताइए सर स्टॉक्स का कौन सा ऑप्शन चुना है, बैंक में से ढूंढा है या फिर केमिकल्स में से, क्योंकि यही दो बज़ है आज के। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो सेक्टर बजिंग है वो है केमिकल स्पेस और इसी स्पेस में से यूपीएल जो अब तक चला नहीं है और यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। काउंटर अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ से 560 से 570 तक की रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 550 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 13-14 के रेंज में हमने खरीदारी की सलाह दी। हालांकि पिछले कुछ एक मिनटों में यहाँ पे एकाएक स्पर्ट आया है और ये प्रीमियम है वो भी 16 पे पहुंच चुका है। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें, क्योंकि पहला टारगेट मेरा 17 का था, वो ऑलमोस्ट रीच हो चुका है। तो यहाँ पे पहला टारगेट होगा 20 का होगा एंड दूसरा टारगेट यहाँ पे 23 का लगा के चल सकते हैं। तो ओवरऑल स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पे 10 रुपए का लगाने की सलाह होगी। यूपीएल में हम यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं लगभग 560 से 565 की। इसका लॉट साइज देखें तो लगभग इसका लॉट साइज 1355 का है। तो इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिस्क है वो 4700 का है, रिवॉर्ड 9000 का है। तो ओवरऑल यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, तो करीब 4000 में बढ़ जाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है। पहले तो एक काम करो आप प्रोड्यूसर साहब, ये 17 हटाओ, इसमें से खाली 20 और 23 का टारगेट डालो। दूसरा पॉइंट है क्योंकि कॉल अब 16 के आसपास आ चुकी है, तो उसमें से 13 वाला हिस्सा भी हटाओ, खाली 14 करो। आप थोड़ा चेंजेस करो बैक टू बैक, जैसे
गेस्ट आपको बता रहे हैं 14 का भाव डालो, वेट एंड वॉच कर लेते हैं, 2 रुपये नीचे मिलेगा तो ट्रेड बनेगा। 20 से 23 रुपये का टारगेट डालो, ठीक है। और स्टॉप लॉस एक बार नीलेश भाई स्टॉप लॉस वापस से बताना, वो नहीं सुना मैंने। 10 का था, क्योंकि अब हमने प्राइस में रिवीजन किया है तो यहाँ पे स्टॉप नीलेश लॉस को सुन पा रहे हैं स्टॉप लॉस? बिल्कुल 11 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा मूव हो चुका है, तो 11 रुपीज के स्टॉप लॉस से 14 से 15 की रेंज में खरीद के चल सकते हैं। ठीक है, 11 रुपये कर दो स्टॉप लॉस को, 10 की जगह इसको करो 11 रुपये। ये जो प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है ना, ये कैलकुलेशंस भी बदल जाएंगी अब इसके अंदर। आप इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो, इसकी जगह डॉट डॉट कर दो मुनाफा और लॉस का, क्योंकि पर लॉट की कैलकुलेशंस में हमने कुछ टारगेट स्टॉप लॉसेस चेंजेस किए हैं, कहीं कुछ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन ना हो जाए। आई रिपीट माई सेल्फ, आप चाहें तो यूपीएल की 550 की कॉल ले सकते हैं। कॉल लेने का रेट है 14 रुपीज़ के आसपास, टारगेट बनेगा 20 से 23 रुपये 25 रुपये तक ले जाओ इसको, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 11 का। स्लाइटली चेंजेस हुए हैं कुछ, इसलिए मैं आपके सामने हाथों हाथ बदल के वो ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रख रहे हैं। नीलेश शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका आज ट्रेड देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा मेरे को कोटक के बारे में पता करना था। कोटक महिंद्रा बैंक का अजीत, आपको लगता है कि हमको ले लेना चाहिए आज के लिए? मैं आज और कल 2 का स्विंग ट्रेड के लिए ले रहा हूँ खाली कोटक को, 20-25 रुपये बनेंगे, निकल जाऊँगा बाहर। डिप्टी देखिए आउट परफॉर्मेंस तो जरूर दिख रही है, बट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऑप्शन पोजीशनिंग मुझे दिख रही है करीब 1800 की स्ट्राइक पे, बहुत एग्रेसिव है आपके पुट राइटर कॉल राइटर, तो शायद ये आपको ये आज के दिन पे इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। बट ओवरऑल क्योंकि बैंकिंग का सेटअप भी थोड़ा सा नेगेटिव है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बार इंट्राडे में डिप मिलता है करीब 1780 के पास, तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी करीब 1750 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो चलिए, ये एक राय बैंकिंग में इन पर्टिकुलर कोटक महिंद्रा बैंक पर बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होती हुई ज़रूर नजर आएगी, लेकिन लेवल्स का बिल्कुल लिहाज कीजिएगा। 1799 के लेवल्स पर इस वक्त करीब 1.5 से 2% की तेज़ी हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में नजर आ रही है। हालांकि बैंक निफ्टी में अब भी 100 अंकों की बिकवाली 49,730 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी। लेकिन केमिकल शेयरों में आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है, खास करके नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ। दोनों के चार्ट्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 12 से 13% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखी जा चुकी है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भी 11 से 12% की मजबूती है, लेकिन इस मजबूती के पीछे की एक वजह है। एक खबर आई है जिसका जिक्र मैंने किया भी था और मैं बता भी रही थी कि इस पर हम डिटेल रिसर्च कर आपको बताएंगे कि आखिरकार आज शुरुआती रुझान में ही केमिकल प्लेयर्स में खास करके नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ में इतनी मजबूती क्यों है। आइए इसके पीछे के कारण शरद से जानते हैं। शरद बताइए, केमिकल स्पेस में नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ के तेजी के पीछे की वजह क्या है? जी आप देखेंगे आज दोनों ही स्टॉक्स दिन के ट्रेड में जो है बहुत शानदार मूवमेंट दिखा रहे हैं। याद रखिए यहाँ पे इक्वेरियस की रिपोर्ट आई है कि यूएस के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने जो रेफ्रिजरेटर गैस के दाम के जो है बढ़ोतरी की बोली है मांग, और लगभग R32 और R125 एक टाइप के गैस की कीमतों में जो है इनकी जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। एसआरएफ हालांकि देखा जाए तो वो अपनी जो उत्पादन है उसको भी बढ़ा रहे हैं। नवीन फ्लोराइन के भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है उत्पादन जो है लगभग 45,000 के ऊपर टन्स पे है। लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ये हम बता देते हैं कि हर एक डॉलर प्रति केजी पे जो R32 का जो रियलाइजेशन है वो बढ़ने लगता है, और एबिडा भी जो है लगभग 260 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। वही एसआरएफ की अगर बात करें तो रियलाइजेशन इंप्रूव कर सकती है। नवीन फ्लोराइन की भी अगर फरवरी से आंकड़े देखें तो यहाँ पे भी एक इंक्रीमेंटल एबिडा आ सकता है लगभग लगभग आप कह सकते हैं 77 करोड़ का। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है एक बड़ा जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो प्राइस राइज करा रहे हैं, हो सकते हैं उसके कारण जो है डोमेस्टिक प्लेयर्स को बेनिफिट देखने मिल सकता है। ये तो हमने आपको लेखा जोखा बता दिया, लेकिन अब हम बताते हैं रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। जो इन्वेंट्रीज जो है वो बॉटम आउट हुए हैं, और जो चाइनीज़ प्राइजेज़ है हालांकि देखिए ग्लोबली तो वो 5 से 7% ही पिछले 5 दिन में बढ़े हैं, पर हाँ सीजनैलिटी ज़रूर किक इन करता है। अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो यहाँ पे एसआरएफ जो है फॉरवर्ड पी 43 टाइम्स पे, नवीन फ्लोरिन भी एलिवेटेड लेवल्स पे 45 टाइम्स पे है। पिछले 5 दिन में देखें तो 16% जो है रिटर्न्स भी इन दोनों स्टॉक्स में देखने मिला है। तो ओवरऑल जो है मोमेंटम 1 साल के बाद जो है यहाँ पे पिकअप करने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स जो रेफ्रिजरेटिंग थीम वाली आपकी कह सकते हैं केमिकल्स है उनमें बहुत तेज़ी देखने मिल रही है, खास करके एसआरएफ और आपके नवीन फ्लोराइन में।
एब्सोल्युटली। तो यूएस के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने रेफ्रिजरेंट गैस के दाम बढ़ाए हैं और इसके ठीक बाद डोमेस्टिक केमिकल प्लेज को किस तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और उसका पूरा मैथ क्या है, इसका कैलकुलेशन शरद ने हमें कर बताया। और आपको ये भी बता दें कि ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी है ये स्टॉक्स। यूबीएस की नवीन फ्लोरिन पर एक रिपोर्ट है, खरीदारी की राय इन्होंने दी है, पोटेंशियल अपसाइड यहाँ से और ज़्यादा 22% के एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। एक बार रिविजिट करना चाहेंगे और दोनों ही स्टॉक्स में जो मजबूती के साइंस हैं उसे समझना चाहेंगे। अजीत है हमारे साथ। अजीत, 10-11% की तेजी नवीन फ्लोरिन एसआरएफ, बिफोर वी लेट यू गो। राइट मानसी, देखिए दोनों ही काउंटर्स, इनफैक्ट ज्यादातर आपको केमिकल स्टॉक्स में यही नजर आएगा कि पिछले 3-4 सालों से नेग्लिजिबल रिटर्न रहे हैं और कुछ एक स्टॉक्स जहां पे कि आपको डिक्लाइन नहीं देखने को मिला, जहां पे कि बेसिकली टाइम वाइज करेक्शन चल रहा था। तो नवीन फ्लोरिन एसआरएफ दोनों ही एक ऐसे नाम है, दोनों ही स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, बट एसआरएफ में एक मेजर ब्रेक की इंडिकेशन है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट की इंडिकेशन है। यहाँ पे मैं कहूंगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी स्ट्रांगली मूव कर चुका है, तो जंप ना करें, एक एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे ना ले, कंसीडरिंग मार्केट का टोन नेगेटिव है। एक्यूमुलेट करें, तो 2500 से लेकर 2600 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 2400 आपका स्टॉपर्स रखिए और करीब महीने 1.5 महीने के टारगेट के हिसाब से करीब 2850 से लेकर आप 3000 तक के लेवल्स एंटिसिपेट कर सकते हैं एसआरएफ में। चलिए, ये जो मेजर आज का सेक्टर या कह सकते हैं कि मेजर 2 स्टॉक्स ऑफ द डे जो कि चर्चा का विषय बने हैं, इस पर रिसर्च, इस तेजी के पीछे के कारण और उस पर टेक्निकल टेक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।